everybody, this is दिगराज सिंह राजपूत. वेलकम टू सोशल स्कूल. इस वीडियो में क्लास 9 सिविक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके टर्म टू एग्जाम में आने वाला है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इस पूरे चैप्टर को वन शॉट वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं. वेलकम टू दिस सेशन. जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इस चैप्टर की, तो क्या समझ में आता है आपको? सबसे पहली और सबसे सीधी सटीक चीज मैं आपसे पूछता हूं. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है ना, तो जैसे आपने अभी प्रीवियस चैप्टर जो पढ़े हैं टर्म 1 एग्जाम में, तो उसमें आपने डेमोक्रेसी को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा. अब ये डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें जो हैं, इन सब का अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ये है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर पाए, लोग अपनी पॉलिटिकल पावर्स को एक्सरसाइज कर पाए, और ये सब कुछ होता है इलेक्शन की मदद से. ठीक है, ये सब कुछ होता है इलेक्शन की मदद से. तो बेसिकली इस चैप्टर की थीम ही वही है कि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझेंगे कि इलेक्शन क्यों जरूरी है, किस तरह से इलेक्शन होंगे, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें जो है वो आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं. देखो क्या है कि इस चैप्टर को समझना है तो आप 3 पिलर्स बना लो. जैसे ये चैप्टर है आपका, कौन सा चैप्टर है आपका? चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. अब इस चैप्टर को समझने का सबसे सीधा तरीका जो है वो ये है कि आप इसे 3 पिलर्स पे समझ लो. 3 पिलर्स क्या होंगे आपके? 3 पिलर्स जो होंगे, तो पहला पिलर ये है कि एक फिलोसॉफिकल एंड है पूरा का पूरा. ठीक है, चैप्टर में एक पूरा का पूरा फिलोसॉफिकल एंड है. फिलोसॉफिकल एंड में आप क्या पढ़ेंगे पता है? जैसे इलेक्शन जरूरी है क्या, कैसे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, इलेक्शन में कंपटीशन क्यों जरूरी है. तो मतलब यहां पे कोई फैक्ट्स नहीं है, यहां पे आइडियाज हैं. ठीक है, उन आइडियाज को जो आप समझोगे तो वो पूरा का पूरा क्या है, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पिलर पे समझोगे. आइडियाज के बाद में जैसे अगर आप आते हो तो फिर ये आता है कि इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्या सिस्टम है. ठीक है, इंडिया में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का क्या सिस्टम है, मतलब यहां पे आप पूरा इलेक्शन प्रोसेस समझोगे. इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? तो इलेक्शन प्रोसेस में आप वो देखोगे कि किस तरह से कैंडिडेट को डिसाइड करना, वोटर्स लिस्ट का बनना, इलेक्शन में वोटिंग होना, ये सारी चीजें. तो यहां पे आप प्रोसेस वाला, ठीक है, प्रोसेस वाला पार्ट पढ़ोगे. और उसके बाद में जो तीसरा पिलर है, तो एक फिलोसॉफिकल पिलर हो गया, एक प्रोसेस वाला, इंडियन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की प्रोसेस वाला पिलर हो गया, और तीसरा पिलर जो है इस चैप्टर का, वो तीसरा पिलर जो होगा, तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें जैसे ये क्या होगा, फैक्ट्स, फिगर, फंक्शनल चीज, ये वो सारी चीज होगी. और यहां पे फिर अगेन फिलोसॉफिकल तो नहीं कहेंगे लेकिन यहां पे क्या है, थोड़ा सा और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है. ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जो है वो आपको जानने को मिलेगा. थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आप क्या पढ़ेंगे कि इंडिया में अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, प्रोसेस देख लिया आपने, वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है या नहीं है. डेमोक्रेटिक है तो क्यों है, तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, आउटकम जो है इलेक्शन का, चैलेंजेस है अगर कुछ, तो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो वाली चीजें यहां पे आप देखोगे, इलेक्शन से जुड़ी हुई, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन से जुड़ी हुई थ्योरी, और जो फिलॉसफी है. तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये. इस चैप्टर की पूरी थीम होने वाली है. आई होप यू विल एंजॉय द चैप्टर. तो अपने पास पॉपकॉर्न रखो. वन शॉट में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर एक साथ कवर करते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारे क्या होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, जिनमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारे प्राइसेस जीत सकते हैं. तो ट्राई योर लक. ठीक है, शो योर पोटेंशियल. जैसे कॉम्बैट एग्जाम होता है, आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी. ये हर संडे होता है एग्जाम. फिर अभी जो पीक पे है वो है प्रोडिजी. प्रोडिजी जो है, ये एग्जाम 7th से 10th क्लास के लर्नर्स के लिए होता है. फ्री में आप एनरोल कर सकते हैं. अब ये जो एग्जाम आने वाला है, तो अब ये कितनी तारीख को आएगा? 6 तारीख को. देखो, ठीक है, तो 4 एग्जाम्स होना थे, 4 संडे, 2 निकल चुके हैं. अभी आपके पास में 2 और मौके हैं. अब 12 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होता है. इसका सिलेबस जो है तो सिंपल है. सिलेबस एकदम मेंटल एप्टीट्यूड, वर्बल एबिलिटी, जनरल साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल नहीं है, लेकिन इजी सिलेबस है. आपकी क्लास का आपसे पूछा जाएगा, तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप एग्जाम में अपीयर करते हैं, इस स्कॉलरशिप एग्जाम में, तो आप अलग अलग स्कॉलरशिप स्लैब्स में अपनी रैंक के हिसाब से वो तो अवेल कर ही सकते हो. लेकिन जो सबसे बढ़िया चीज है कि एक बहुत बड़ा कॉलेज ग्रांट जो है, तो मतलब अपने भविष्य को आप खुद सिक्योर कर सकते हो. 20 लाख रुपए का कॉलेज ग्रांट मिल जाएगा. एक्साइटिंग प्राइसेस हैं. तो ट्राई योर लक. ठीक है, शो योर पोटेंशियल. तो प्लीज डू एनरोल इन दीज एग्जाम्स. ठीक है, इन दीज स्कॉलरशिप एग्जाम्स. दीज एग्जाम्स आर एब्सोल्युटली फ्री. आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है, पास कोड इस्तेमाल करना है DIGRAJ, और आप उस एग्जाम में अपीयर कर सकते हो. ठीक है, अब देखो चैप्टर की कहानी क्या है. यहां तक चीजें समझ में आ गई, चैप्टर की थीम समझ में आ गई आपको. अब देखो, मैं आपको है ना एक चीज बताता हूं.
जैसे अगर चैप्टर ऐसे पढ़ोगे आप एक एक टॉपिक तो वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है, वो वैसे पढ़ लेना वैसे इच्छा हो तो। अब ये वन शॉट जो है आपके एग्जाम, क्योंकि मुझे पता है दरवाजे पे खड़े हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी जरूर रीड करना एक बार अपने एंड पे, मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रखूंगा, एक भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना तो चीजें और कनेक्ट हो जाएगी। मतलब एक ऐसा बोलते हैं ना कि ये क्या हो जाएगा, ये एक पूरा रूपरेखा समझ लोगे चैप्टर की आप और एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो चीजें पक्की हो जाएगी, आंसर लिखने में चीजें आसान होगी, ठीक है। क्वेश्चन भी बताते चलूंगा। आई होप आपने सोशलिज्म वाला जो चैप्टर है वो देख लिया, इस तरह से आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे आपके एग्जाम के पहले। दिस इज माय प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड, ठीक है। और भी कुछ चीजें, डाउट सॉल्व कैसे होंगे क्या, तो ये आगे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, डाउट सॉल्विंग का भी कुछ प्रोविजन रखा है हमने, ठीक है। चलो तो देखो, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा, यहां से चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा। अब असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा की अगर हम बात करें तो ये जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं ना, ये असेंबली इलेक्शंस का एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाया गया है। न्यूज़पेपर कटिंग में जो दिखाया गया तो बताया गया है कि जो 1987 में इलेक्शन हुए उसमें क्या होता है, उसमें चौधरी देवीलाल जो है वो जीतते हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस हारती है, चौधरी देवीलाल जीतते हैं और ये जो एक पार्टी बनाते हैं लोकदल, ठीक है। तो ये पार्टी लोकदल पार्टी बनाते हैं और लोकदल पार्टी बना के एक न्याय युद्ध छेड़ते हैं। न्याय युद्ध मतलब क्या हो गया कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है, वॉर अगेंस्ट कह सकते हैं इनजस्टिस। तो ये इस तरह से एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है आपको। ये क्या हो गया, ये कैंपेन का पार्ट हो गया। मेरे शब्द ध्यान रखते चलना है, कैंपेन का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से कैंपेन करते, न्याय युद्ध के नाम से बोलते कि कांग्रेस जो है तो उसने करप्शन किया, अत्याचार किया है, ठीक है। और उसी चीज को एजेंडा बनाते हुए स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन थे हरियाणा के, उसमें दमखम दिखाया, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने क्या प्रॉमिस किया इलेक्शन कैंपेन में, प्रॉमिस टू वेव ऑफ द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, तो उनके लोन्स वगैरह वेव ऑफ कर देंगे अगर वो जीतते हैं तो आपने देखा होगा ना, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। बहुत सारे चुनाव से पहले नेता जो रहते हैं ये प्रॉमिस करते हैं कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। ये एक डिबेटेबल इशू है, कभी हम डिबेट करेंगे कि ये सही है गलत है क्या है, ठीक है। तो वो होता है ही प्रॉमिस टू वेव ऑफ द लोन्स ऑफ द फार्मर, और इसी प्रॉमिस पे क्या होता है, लोक दल जो पार्टी रहती है एंड इट्स पार्टनर्स won 76 आउट ऑफ 90 सीट्स, ठीक है। मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए था, 46 चाहिए था, 76 लाए, खूब लाए, ठीक है। तो अब क्या है, जीत गई पार्टी, बधाई हो, ठीक है। मिठाई मिठाई बटी, देवीलाल जो थे, ठीक है, चौधरी देवीलाल वाज चोजन एज चीफ मिनिस्टर। दिस इज द स्टोरी ऑफ 1987, ठीक है। तो ये हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शन के बारे में बताया गया है। क्यों बताया गया है, अब देखो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर की थीम है वो कनेक्ट करना है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। कैसे इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस। तो इसमें बहुत सारी चीजें हुई है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई है। लोगों मतलब क्या है कि लीडर सिलेक्ट होते हैं, लीडर्स प्रॉमिस करते हैं, कैंपेन करते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग के हिसाब से क्या होता है अलग अलग, जैसे ये सीट्स का सिस्टम हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर क्या होता है, लीडर्स इलेक्ट होकर आते हैं, और ये लीडर्स जो इलेक्ट होकर आते हैं, तो जैसे 87 में इलेक्ट होकर आए, अगला जब चुनाव होता है तो अगले चुनाव में हार जाते हैं, कांग्रेस वापस पावर में आ जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि लीडर्स की पोजीशन चेंज भी होती है, पार्टीज क्या हो रही है, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी, एक पार्टी आती है वो जाती है, दूसरी पार्टी आती है, इस तरह का सिस्टम रहता है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, जो आप टेलीविजन में देखते हैं, जो आप डेमोक्रेसी को ऑन ग्राउंड देख रहे हैं ना, ये सारा सब कुछ कैसे हो पा रहा है पता है, ये सारा सब कुछ हो पा रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मदद से। और यही हमारा एजेंडा रहने वाला, ऑब्जेक्टिव रहने वाला है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को हम बहुत अच्छी तरह से समझें इस पूरे चैप्टर में। चलो तो अब देखो यहाँ पे चौधरी देवीलाल है, प्रणाम करो। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो अब एक एक करके सारे टॉपिक्स में आपको बताते चलूंगा क्या क्वेश्चन बन सकता है। अब जो आपको अगला टॉपिक मिलता है वो मिलता है व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमने ये तो देख लिया कि कंट्री में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे हम डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि डेमोक्रेसी को और किसी भी तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता है, इलेक्शन से क्यों चाहिए, ठीक है। व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन एग्जाम, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। क्लियर है। तो आप इमेजिन ए डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। आप बोल रहे हैं इलेक्शंस की जरूरत क्यों है, तो मैं बोलता हूं कि इलेक्शंस के बिना एक बार डेमोक्रेसी को इमेजिन करके देखो, डेमोक्रेसी को इलेक्शंस के बिना इमेजिन करके देखें। हाँ सर, पहले भी तो हुआ करी होगी डेमोक्रेसी, जैसे एथेंस वगैरह में थी, ठीक है। तो वहां पे तो क्या था, लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, इलेक्शन वहां भी होते थे, लेकिन लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन आज अगर इलेक्शंस ना हो, ठीक है, तो रिकॉल द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर 1 जो व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी पढ़ के आए थे आप, तो उसमें रिकॉल करो जरा, अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चुनेंगे, ठीक है। और आज के समय में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जमाना है। मतलब हम हर इंसान के पास उतना समय नहीं है कि हम क्या करें, ये चैप्टर 1 में पढ़ा है आपने, हर इंसान के पास में उतना समय नहीं है कि वो जा सके और डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भाग ले सके और चलो चले भी गया, ठीक है। तो उस इंसान के पास इतना ज्ञान नहीं है कि वो वहां पे जाके प्रॉपर डिसीजंस ले पाएगा। रिक्वायर्ड स्किल्स
नहीं होगी। ठीक है, तो इसके चलते जैसे अगर आप देखोगे कि आज के समय में अगर हम डेमोक्रेसी को इमेजिन करें, ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी इलेक्शंस के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि कंसीडरिंग द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड एवरी एस्पेक्ट, ठीक है, नाउ इट इज वेरी एसेंशियल टू हैव इलेक्शंस, और इलेक्शंस होंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस कर पाएंगे। समझ में आई मेरी बात? चैप्टर 1 से कनेक्ट किया आपने, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है। ठीक, अब एक पार्ट यहां पे ये भी आता है, कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। चलो आपने बोल दिया कि डेमोक्रेसी को अगर प्रैक्टिस करना है तो कंसीडरिंग द साइज ऑफ द कंट्री, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, लोगों के अपने अपने काम है, लोगों के पास स्किल्स नहीं है रिक्वायर्ड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स तो चूज कर लेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने का कोई और भी तो तरीका हो सकता है, इलेक्शंस क्यों करवाना है, लोग इतनी रैलियां कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बहा दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या और तरीका नहीं है दूसरा, ठीक है, तो कैन देयर बी अनदर वे टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स? यस, देयर आर वेज। जैसे आप ये बोल सकते हो, जो सबसे तेज दौड़ता है उसे आप लीडर बना दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो, ठीक है, तो किसी के हाथ नहीं आएंगे। ठीक, दूसरी चीज क्या है, आप ये बोल सकते हो जिसके अंदर सबसे ज्यादा ज्ञान हो उसे आप बना दो, एजुकेशन के बेसिस पे, जिसके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां हो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो उसको प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो देखो यही तो क्या है, यही कह सकते हो, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट। When things go into the philosophical end ना, आप अलग अलग डायमेंशंस में सोच सकते हो, डिबेट कर सकते हो, अपना पॉइंट रख सकते हो, एग्री कर सकते हो, डिसएग्री कर सकते हो। तो यहां पे आपको चीज समझ में आई, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस की बात कर रहे हैं हम, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है। तो अगर इलेक्शंस, क्या हम इमेजिन कर सकते हैं डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस? इमेजिन तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिफिकल्ट होगा, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है। ठीक है, अब वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जरूरी है तो रिप्रेजेंटेटिव्स को आप किसी दूसरे तरीके से सेलेक्ट कर लो, इलेक्शन ही क्यों करवाना है। लेकिन उसमें भी क्या है, इलेक्शन इसलिए जरूरी क्योंकि अगर आप दूसरा तरीका ले रहे हैं, मान लो आप एजुकेशन के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं अपने, तो क्या होगा, पहली बात तो ये एक डिस्प्यूटेड चीज हो जाएगी कि किसके पास नॉलेज ज्यादा है, किसके पास एजुकेशन ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिग्रियां ज्यादा ले लेने का मतलब ये नहीं नॉलेज ज्यादा हो गई, ठीक है, तो उस तरह से क्या है, उस तरह से ये एक डिस्प्यूटेड चीज रहेगी कि आप डिसाइड कैसे करोगे कि नॉलेज और एजुकेशन किसके पास ज्यादा है। और मान लो आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि आपको ये, आपने मतलब आपकी सोसाइटी, मतलब राम राज्य है आपकी सोसाइटी में, आपने ये तय कर लिया कि यार इस तरीके का इंसान जो रहेगा वो सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। लेकिन क्या ये डेमोक्रेटिक होगा? ठीक है, वुड द सिस्टम बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड मेनी सच क्वेश्चंस। डेमोक्रेटिक क्यों, मतलब सवाल क्यों उठ रहा है, क्योंकि मान लीजिए किसी एक इंसान के पास ज्ञान सबसे ज्यादा था और उस बेसिस पे आपने उसको प्राइम मिनिस्टर तो बना दिया, ठीक है, लेकिन क्या उस इंसान को जनता चाह रही थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बने? ठीक है, जनता नहीं चाह रही थी, जनता चाह रही थी कि ये इंसान नहीं बनना चाहिए कभी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन क्योंकि उसके पास ज्ञान था तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। समझ में आई मेरी बात? तो आप रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के अलावा किसी दूसरे तरीके से चुना जा सकता है, चुन भी लिया मान लो, तो क्या वो तरीका डेमोक्रेटिक कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है, नहीं कहलाएगा। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन 100 बातों की एक बात यह है कि भैया इलेक्शन करवा लो, ठीक है, 100 बातों की एक बात यह है कि इलेक्शंस करवा लो। इलेक्शंस आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इफ यू आर गोइंग फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कैन टेक प्लेस ओनली विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन। स्वाहा, ठीक है, यहां तक ये बैकग्राउंड था, देखो ये फिलॉसफी होती है, ये समझ में आया कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो इलेक्शंस की जरूरत क्यों है वो हम ऐसे समझेंगे जब हम उस सिचुएशन को देखेंगे कि अगर इलेक्शंस ना हो तो क्या हो, ठीक है, इलेक्शंस ना हो तो क्या हो। पूरी कहानी समझ में आई मेरी? अब अगर पूरी कहानी समझ में आई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आपको ये लिखना है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। तो इन एन इलेक्शन द वोटर मेक्स मेनी चॉइसेस, ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस वी कैन ओवरकम, विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन वी कैन एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की पावर को हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इलेक्शन से क्यों जरूरी? क्योंकि दूसरे क्राइटेरियाज डेमोक्रेटिक हो या ना हो वो डिबेटेबल रहेगा, ठीक है। तो इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। इलेक्शंस हो गए तो उससे वोटर क्या कर पाएंगे, ये वोटर ये अपने पास, मतलब ये अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पाएंगे कि वोटर ये तय कर पाएगा कि उसके लिए कल को लॉ कौन बनाएगा, क्योंकि इलेक्शन में उसने उसे चूज किया है, ठीक है। इन इलेक्शंस दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। इलेक्शंस होंगे तभी वोटर्स क्या कर पाएंगे, अपनी डेमोक्रेटिक राइट को ऐसे एक्सरसाइज कर पाएंगे कि उनके बिहाफ पे कल कौन निर्णय लेगा, कल कौन लॉ बनाएगा, ठीक है, ये हो गया। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग।
ठीक है, इलेक्शंस होंगे तभी वोटर्स जो हैं ये चूज कर पाएंगे कि किस पार्टी को, मतलब जैसे रहता है ना कि हर पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग प्लान्स, अलग अलग प्रोपेगेंडा है। आप आम आदमी पार्टी को देखोगे तो वो अलग ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है, बीजेपी अलग ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है, कांग्रेस अलग ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है। तो अब क्या होगा कि इलेक्शन होंगे ना जब लोगों के पास में, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होगी, एक पूरा सिस्टम होगा, तब इंसान ये तय कर पाएगा कि यार इस पार्टी का ऑब्जेक्टिव सही समझ में आ रहा है, इसकी नीयत साफ दिख रही है, एजेंडा क्लियर है, तो क्या करते हैं हम इस पार्टी को वोट देते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से क्या है, दीज आर दी एडवांटेजेस या फिर दीज आर दी रीजंस व्हाई वी नीड इलेक्शंस। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? यहां पे आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस बनेगा ना, क्योंकि इलेक्शन जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। दूसरे तरीके हो सकते हैं लेकिन वो नॉन डेमोक्रेटिक हो, और इलेक्शन की मदद से वोटर्स हैव दीज ऑप्शंस, एंड इन एन इलेक्शन द वोटर मेक मेनी चॉइसेस सच एज दीज। ठीक है, तो आप लिखोगे एक बहुत अच्छा आंसर, मुस्कुराओ और बताओ हाँ सर बनेगा वाला टॉपिक। तो अब इसी को अगर आगे कनेक्ट करें हम, इलेक्शन तो हो गए, अब इलेक्शन तो क्या हो रहा है, चाइना में भी हो रहे हैं। जैसे आपने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था कि इलेक्शन मैक्सिको में भी हो रहे थे पहले, ठीक है, इलेक्शन जैसे जो है तो जिम्बाब्वे में भी हो रहे थे, जानू पीएफ वाले पार्टी के। ध्यान आ रहा है? सारी चीजें कनेक्ट करके चलना, आगे पार्ट पीछे सपाट मत लेके चलना। ठीक, तो इलेक्शंस तो करवा लिए, इलेक्शन जरूरी है, समझ आ गई हमारी बात। लेकिन क्या गारंटी है या फिर क्या वो बात है जो ये बोलती है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या ऐसी चीजें जो इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है? ठीक है, क्या ऐसी चीजें जो है इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती है? तो व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक? ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, समझ में आया? इलेक्शंस करवाना, कुछ बदला तो नहीं? हाँ, इलेक्शंस करवाना और इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होना या ना होना, ये दो अलग अलग पहलू है। ठीक, चाइना में इलेक्शन हो रहे लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। तो अब सवाल यहां पे आता है कि इलेक्शंस आर हेल्ड बोथ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ठीक है, तो जैसे चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, एक ही पार्टी है, या तो इसे ही चूज कर लो या तो इसे ही चूज कर लो, तो इलेक्शन वहां भी हो रहा है। लेकिन क्या चीज इलेक्शन को डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक बनाती है, ठीक है, वो हमें पता करना है। तो बट व्हाट मेक्स इन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक? तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के फीचर्स क्या है? सवाल देखो, अब यहां पे सवाल क्या बन सकता है, सीधा बनेगा, किस्मत अच्छी रही तो। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ब्ला ब्ला ब्ला, 5 पॉइंट लिख दोगे, आगे बढ़ोगे आप, सीधे 5 नंबर मिल गए आपको। लेकिन थोड़ा टीचर को मजा आ रहा है कि घुमा के पूछा जाए एक बार, ठीक है, दिया जाए गूगली मिला के। तो यहां पे क्वेश्चन ऐसा बना दिया आपका कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। ठीक है, ठीक है, write some points which explains that an election is a democratic election। ठीक है, तो आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में अगर प्रूफ करना हो तो ये पॉइंट्स लिखेंगे आप। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन? सो दीज आर दी सम ऑफ द प्रीरिक्विजिट कंडीशंस। जैसे everyone should be able to choose। ठीक है, दिस मींस दैट everyone should have one vote and every vote should have equal value। ठीक है, तो people should have the power to choose means people should have voting right। आप इलेक्शन करवा रहे हैं, आपने लीडर को खड़ा कर दिया, इधर भी लीडर को खड़ा कर दिया, दोनों ने हाथ दिखा दिए, जिसने हाथ ज्यादा ऊपर करे हैं वो क्या हो जाएगा, नेता बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। ऐसा नहीं, लोग चूज करें, हर इंसान के पास में क्या हो, वोटिंग पावर हो, और हर इंसान का वोट इक्वल क्या रखे, वेटेज रखे। ये कुछ ऐसा लग रहा है करण अर्जुन वाली मोड पे जाके ध्यान आ रहा होगा, हाँ सर ये कहीं पढ़ा था, चैप्टर 1 में भी ये पढ़ा था ना कि ये एक फीचर है क्या, कि वन वोट वन वैल्यू वाला प्रिंसिपल हो। ठीक है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, वोटिंग राइट होना चाहिए। तो एक फीचर ये हो गया। जब ये चीज होगी तब हम क्या बोलेंगे, हाँ कि दिस इज द पॉइंट विच मेक्स एनी इलेक्शन डेमोक्रेटिक और अनडेमोक्रेटिक। अगर ये है तो डेमोक्रेटिक है। दूसरा पॉइंट क्या है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। ठीक है, पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब क्या है, लोगों के पास तो आपने अधिकार दे दिया कि आप वोट दो। चाइना में क्या हो रहा था, चाइना में आपने क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, चाइना में लोग वोट देंगे लेकिन दे डू नॉट हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। उन्हें यह पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चूज करना है या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना चूज करना है। ठीक है, तो दूसरा फीचर जो है या फिर दूसरा पॉइंट जो है जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक या अनडेमोक्रेटिक बनाता है वो ये है कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज हो, कैंडिडेट्स फ्री हो, इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। ठीक है, जो वोट दे रहा है वो चुनाव में भी लड़ सके, आजादी हो इन सारी चीजों की। ठीक है, और इसके साथ क्या है, तभी वोटर्स को रियल चॉइस मिलेगी। समझ में आया वाला पॉइंट? तीसरा पॉइंट देखो, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। अगेन ठीक है, ये भी एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। आपने वोटर्स को वोटिंग राइट दे दिए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, सब चुनाव में लड़ी और एक पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, लेकिन वो जीतने के बाद उस पॉलिटिकल पार्टी ने क्या बोल दिया, अब बेटा बैठे रहो। ठीक है, मतलब कि उसने बोल दिया कि अब हम कभी हटेंगे ही नहीं, अमर हो गए हम तो पार्टी अमर हो सकती लेकिन लोग, ठीक है समझ में आई? तो मेरी बात यहां पे क्या है कि यहां पे दी चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल्स, इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर। तो एक फिक्स्ड पीरियड पे इलेक्शंस होना चाहिए। इलेक्शंस जो है वो क्या होते हैं, अच्छा कभी सोचा है आपने कि
कि 5 साल क्यों करवाना है इलेक्शन? वो इसलिए करवाना है कि मान लो एक बार तो चुन ली पार्टी, लेकिन वो पार्टी चुन के आने के बाद में बैठ गई, बस अब तो पैसा छापेंगे। तो लोगों के पास एक पावर होना चाहिए, लोग भी बोलते हैं कि हाँ छाप लो, 5 साल बाद फेंकेंगे उठा के पाताल में, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि एक रेगुलर इंटरवल पे जब क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे ना, तो उसका फायदा ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है दे विल बी कंपेल्ड टू वर्क, ठीक है, एंड पीपल विल आल्सो हैव द चॉइस, ठीक है। चॉइस should be offered at regular intervals. Election must be held regularly after every few years. वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि हाँ रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री में 5 है, यूएसए में 4 है। समझ में आई मेरी बात? चलो ये 3 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट, ये 3 फीचर्स हो गए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के, ये 3 पॉइंट्स हो गए जो किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखो, द कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे तो बेटे को भी प्राइम मिनिस्टर ही बनाना है। अगर लोग जो है, आम जनता जो है ना, प्रेफर नहीं कर रही उस कैंडिडेट को, जबरन मत धकाओ, ठीक है, जबरन मत धकाओ, डायनेस्टिक सक्सेशन नहीं चल रहा है, दिस इज द पॉइंट। तो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल शुड बी इलेक्टेड, ठीक है, लोग जिसे चाहें वो इलेक्ट होके आए, ठीक है, वो हो गया। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। अब ये फ्री एंड फेयर मैनर क्या होता है कि मान लो इलेक्शंस भी करवाए आपने, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन होते हैं, बहुत सारे आपने क्या कर दिए, बहुत सारे वो पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स को भी उतार दिया मैदान में कि लड़ो, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ के ऊपर क्या होना चाहिए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस भी हो रहे हैं, पार्टीज भी है, सब कुछ भी है, लेकिन वहां पे क्या बंदूक लेके कोई बैठा है कि वोट डालो इनको, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लोग आजाद हो, चीजें ट्रांसपेरेंट हो, फ्री और फेयर मैनर में हो। तो इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश, ठीक है। पीपल्स विश जो है ना वो प्रिवेल करना चाहिए, दैट्स इट। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिफरेंशिएट्स अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, क्या कि अब आपके सामने अगर 4 कंट्री के इलेक्शन रख दिए तो आपसे पूछा जाए क्या कौन सी कंट्री में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है और नॉन डेमोक्रेटिक है, इंडिया, चाइना, यूएसए और ब्रिटेन, तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन है, यूएसए है, इंडिया है, यहां ये सारी चीजें फुलफिल हो रही है, ठीक है, एटलीस्ट ऑन पेपर तो सारी चीजें फुलफिल हो ही रही है। लेकिन चाइना जो है, तो चाइना में आप देख लेंगे क्या है कि वहां पे ये कुछ चीजें हो नहीं रही है, समथिंग टू चूज फ्रॉम है ही नहीं, ठीक है। तो इस कारण से क्या है कि आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या कौन सा इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, कौन सा नॉन डेमोक्रेटिक है। अब एक बार जरा दिल पे हाथ रखो, ठीक है, और बताओ व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो ये सारे पॉइंट लिखोगे, समझ में आया, क्वेश्चन बनेगा तो बनना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लिया हमने कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों है। चलो इलेक्शंस की जरूरत तो हमें समझ में आ गई है। अब इलेक्शंस हो भी रहे हैं तो डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है, व्हाट इज मेकिंग एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, वो भी समझ लिया। अब बारी आती है कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। जैसे आपने अभी क्या बोला, आपने अभी ये बोला कि भैया एक से ज्यादा पार्टी होना चाहिए, ठीक है, एक से ज्यादा पार्टीज होंगी तब क्या होगा, एक से ज्यादा पार्टीज होंगी, कैंडिडेट्स होंगे, तब इलेक्शन होगा, फाइन, तब मतलब तब इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो आप ये लोगों को लड़वा क्यों रहे हो, कंपटीशन क्यों करवा रहे हो, ठीक है, कंपटीशन करवा रहे हो, जीतने की चाह में कोई पैसे फेंक रहा है, जीतने की चाह में कोई क्राइम कर रहा है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा कंपटीशन ना होंगे अपराध। तो कंपटीशन क्यों जरूरी है इलेक्शंस में, मतलब आप इलेक्शन करवा रहे हो, लोगों को कैंडिडेट जो है कंपीट कर रहे हैं, तो ये कंपटीशन क्या है, अगली फेस ले रहा है ना। तो व्हाई कंपटीशन इज रिक्वायर्ड, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्यों पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों जरूरी है। समझ में आया, दिमाग पे लगी, क्वेश्चन समझ में आया, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो अब अगर हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि इलेक्शन में इतनी समस्याएं हैं तो ये पॉलिटिकल कंपटीशन करवाने क्यों है, ठीक है, तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यू नो दिस, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। एंड इट हैव सम डिमेरिट्स, और ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, जो एक तरह से भसड़ मची रहती है कि हमें जीतना है, हमें जीतना है, और इसके डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स क्या है, जैसे डिमेरिट्स की अगर हम बात करें तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म। आप जैसे देखेंगे समाज इलेक्शन जो होता है ना जब, तो सोसाइटी जो है, हमारा समाज जो विभाजित हो जाता है, लोग लड़ बैठते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर रात में बैठ के साथ में पार्टी बना रहे होंगे, लेकिन जो फॉलोवर्स हैं वो लड़ बैठते हैं लिटरली, ठीक है, ओपिनियन जो है, तो आपने देखा नहीं कभी न्यूज चैनल पे जाकर लोग लड़ बैठते हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी सोसाइटी में डिसयूनिटी, फैक्शनलिज्म की भावना को बढ़ावा दे देता है पॉलिटिकल कंपटीशन, और ये डिमेरिट्स हैं। अब देखो इंटरनल क्वेश्चन अगर बनता है तो व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ हैविंग पॉलिटिकल कंपटीशन, तो आपको ये बनना चाहिए कि हाँ इट क्रिएट्स डिसयूनिटी एंड फ्रैक्शनलिज्म, पार्टीज लेवल एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स, पार्टी एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, एलिगेशंस लगाती है कि ये चोर है, ये लुटेरे हैं, एक दूसरे के साथ में क्या होती है, डर्टी ट्रिक्स खेलने की कोशिश करती है। ध्यान आया कुछ? तो इस तरह से क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जब जीतना चाहती है तो फिर वो किसी भी हद तक गिर सकती है, ठीक, ये समस्या होती है। नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, और फिर क्या है, जब पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है ना, तो वेट अ सेकंड, हाँ, तो अब जब पॉलिटिकल कंपटीशन है
तो इन पॉलिटिकल कंपटीशन के चलते 2 मिनट रुक जाना, हाँ मैं अपना माइक सही कर लेता हूं, फिर हम आगे बात बढ़ाते हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना आपको कि पार्टीज लेवल एलिगेशन एंड यूज डर्टी ट्रिक्स। तो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल मतलब ऐसे ही है कि वो करप्शन हो गया, मर्डर हो गए, पैसा हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके मैं अपना माइक सही कर रहा हूं जब तक, हाँ, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, जीतने का प्रयास किया जाता है। चलो ये हो गया। अब उसके बाद में नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड। तो इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म, अब क्या हो रहा है कि कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा, कभी कभी आपको ये देखने को मिलेगा कि अब जब 5 साल बाद सरकारें बदलना है, 5 साल बाद फिर चुनाव आना है, तो पॉलिटिकल पार्टी की सोच ही वहीं तक रह जाती है। एक बार पावर में आ जाए, फिर 5 साल रह लेंगे, फिर 5 साल बाद फिर 5 साल की सोचेंगे, तो लॉन्ग टर्म विजन्स क्रिएट नहीं हो पाते। अब देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है कि एट टाइम्स आप देखोगे कि चाइना जैसी कंट्री जो है, तो अब उन्हें पता है कि यही पार्टी रहना है जीवन भर, तो वो पार्टी को ये चिंता नहीं कि 5 साल बाद क्या होगा हमारा, तो वो पार्टी लंबा सोचती है, और जब लंबा सोचती है तो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, लेकिन वही है कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई वहां। ठीक, तो उस तरह से क्या, नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड ड्यू टू पॉलिटिकल कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में बने रहने के लिए आदमी कंपटीशन पे फोकस करता रहता है डेवलपमेंट। ये एक डिमेरिट हो गया। सवाल समझ में आ रहा है ना, एसेंस समझ में आ रही है। गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डू नॉट एंटर दिस एरेना। और जब इतनी समस्याएं हैं तो अच्छे लोग जो रहते हैं, ठीक है, आप बोलोगे सर नए मूवी देख के आए हो, ये मैं रिलेट करवा रहा हूं। अब जब क्या है कि ये जो बोलते हैं ना कि कीचड़ है, तो उस कीचड़ में आदमी फंसना नहीं चाहता है, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। ठीक है, तो एक डिमेरिट ये भी कि गुड पीपल who may wish to serve the country do not enter this arena। ठीक है, अब were the political leaders not aware of it, were the constitution makers, political leaders के साथ साथ में हम यहाँ constitution makers भी लिख लें। ठीक है, constitution makers जो थे हमारे, constitution makers जो थे, ठीक है, क्या वो इस चीज से, मतलब उन्होंने इतना प्यारा constitution बना के दे दिया हमें, तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास में वो रिक्वायर्ड फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं होगी। उन्हें पता था कि पॉलिटिकल कंपटीशन रखोगे फ्री, मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आप जैसे ऐसा रखोगे कि हर 5 साल में इलेक्शन होना, तो उसके चलते ये डिमेरिट्स निकल के आएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने पॉलिटिकल कंपटीशन क्यों रखा? ठीक है, तो नो, दे वर अवेयर ऑफ इट। उन्हें पता था कि ये सारी समस्याएं, ये सारे इविल्स जो हैं, ये सारा नेगेटिव साइड हो सकता है पॉलिटिकल कंपटीशन का। दे वर अवेयर ऑफ इट। ठीक है, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सिलेक्ट द फ्यूचर लीडर्स। क्यों? ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि जब उन्हें सब कुछ पता था, तो सब कुछ पता होते हैं, कभी कभी नहीं पूछते सर आपको सब पता था, सब कुछ पता होते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? तो हर चीज के पीछे क्या होता है, एक सोच होती है, विश्वास रखना होता है। ठीक है, तो व्हाई, ठीक है, तो मतलब यहां जैसे अगर आप देखोगे तो नो दे वर अवेयर ऑफ इट येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शंस एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? ऐसा इसलिए किया, देखो, तो कंपटीशन होगा ना, तो कंपटीशन के फायदे हैं अपने। क्या फायदे हम समझाता हूं। तो इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो दैट what is good for people and are motivated only by desire to serve them। तो एक जो रामराज्य वाली सिचुएशन बता रहा हूं, तो वहां पे क्या है, कंपटीशन की जरूरत नहीं है। वहां लीडर्स को पता होगा क्या कि उन्हें सेवा करना है। ठीक है, पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। क्या लिखा है? आइडियल। ठीक है, तो आइडियल वर्ल्ड जो होता है ना, जो सपनों की दुनिया होती है, तो सपनों की दुनिया और हकीकत दो अलग अलग चीजें होती है बाबू। ठीक है, तो सपनों की दुनिया में ऐसा है कि डेमोक्रेसी है, लीडर्स आएंगे, लीडर्स सर्व करेंगे। ठीक है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन दी वर्ल्ड इज रियल। लेकिन दुनिया जो है, जमाना जो है ना, ये क्या है, हकीकत है, कच्चा निकल जाती है सीधे लोगों को। तो उसके चलते क्या है, उसके चलते जैसे अगर आप देखोगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, तो वो सेवा के भाव से नहीं आएगी पावर में। ठीक है, इसलिए कंपटीशन का होना जरूरी है। जब कंपटीशन होगा ना, तो लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। अब देखो, अब मान लो कि लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उनका ऑब्जेक्टिव बस इतना है कि हम पावर में आ जाए, करप्शन करेंगे। ठीक है, लेकिन वो पावर में आने के लिए भी उन्हें करना क्या पड़ेगा? लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। और लोगों का विश्वास, माने कि लोग मूर्ख हैं, लेकिन लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, लोगों को परसुएट करना पड़ेगा। लोगों को क्या करना पड़ेगा? वो बात अलग है कि लोगों को भ्रम में डाल दे वो, लेकिन वो क्या करेंगे, उन्हें लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी वो पावर में आएंगे। आया समझ में? इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन? तो यस, there are many demerits of political competition। ठीक है, despite this fact our constitution makers, ठीक है, they were aware of it। despite this fact they included free political competition in electoral politics। why? क्योंकि they know, क्या उन्हें पता था कि पॉलिटिकल कंपटीशन एक तरह का इंसेंटिव की तरह काम करेगा। लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन दी पावर। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो लीडर्स मेहनत ही क्यों करेंगे? सिंपल सी चीज है, देखो इसको ऐसे समझ लो, एक गली में एक ही दुकान है। ठीक है, लाला सेठ जो है बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, चावल में पत्थर मिला के दे रहे हैं, लोगों का एक्सपायर्ड माल बेच रहे हैं, सारी चीजें। उन्हें पता है कि चलो इस आवाज भी उठाएगा तो कहां जाएगा, कल को घूम के मेरी गली में आएगा वापस। ठीक है, लेकिन वो लाला सेठ के बाजू में अगर आपने, ठीक है, एक दुकान खोल दी,
2 दुकान और खुल गई, 4 दुकानें और खुल गई। तो जब मोनोपोली रहती ना, मोनोपोली को खत्म करके जब कंपटीशन आता है तो वो कंपटीशन क्वालिटी इंप्रूव कर देता है। अब लाला सेठ को पता है कि यार अब अगर मैंने हरकतें करी ना तो लोग मेरे पास से हटके कहां चले जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कंपटीशन जो है ना, कंपटीशन बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एनहांसेस द क्वालिटी। इज दैट क्लियर? तो लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क हार्ड टू रिमेन इन पावर और टू गेन इट। पॉलिटिकल कंपटीशन इज अ रिवॉर्ड फॉर सर्विंग एंड एट द सेम टाइम पनिशमेंट फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटी, फॉर नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी। अगर कोई अच्छे से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, पॉलिटिकल कंपटीशन है, लोग देखेंगे यार ये बेहतर कॉम्पिटिटर है, लोग उसे रिवॉर्ड करेंगे, चुन के ले आएंगे, ठीक है। और अगर कोई अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगा तो ही और शी, मतलब दैट पॉलिटिकल पार्टी विल बी पनिश्ड। पॉलिटिकल कंपटीशन में कॉज डिविजन्स एंड सम अगलीनेस, बट it finally helps to force political parties and leaders to serve the people. So we are not neglecting the fact कि political parties में जो competition है उसका कुछ अगली साइड नहीं है, वो डिमेरिट हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, but it finally help to force political parties and leaders to serve the, मतलब ये एक तरह से क्या है, fear incentive है। फियर इंसेंटिव अच्छा शब्द मिल गया है ना नया। तो ये एक तरह का फियर इंसेंटिव की तरह काम करता है कि अगर कंपटीशन होगा तभी क्या करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज विल बी फोर्स्ड टू सर्व द पीपल। समझ में मेरी बात? तो ये पूरी कहानी हुई हमारी किस चीज की? ये पूरी कहानी हुई हमारी इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन की, ठीक है। अब जैसे ये कुछ अच्छे कार्टून थे, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, और मेरे पास वोट है, टांग दिया उल्टा उसको, ठीक है। तो क्योंकि वोटर्स जो हैं वो सुप्रीम, मतलब आप देखना इलेक्शन के टाइम पे लीडर्स की टोन बदल जाती है कि वोटर्स जो है परमात्मा की तरह है, उस तरह से, ठीक है। फिर क्या होता है, इलेक्शन के बाद में वो जो प्रोमिसेस हैं वो जीते बाद हारे बाद अलग चीज हो जाती है, वोटर की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है, प्रोमिसेस लेके भाग गए, ठीक है, ये रहता है कुछ। समझ में आया? चलो, तो इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इसका जवाब मिल गया। व्हाट इज आवर इलेक्शन सिस्टम ऑफ इलेक्शन? अब देखो जरा, एक पड़ाव खत्म हुआ, वो जो मैंने आपको 3 पिलर्स बताया, तो फिलोसॉफिकल एंड समझा दिया, मजा आया ना? तो व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस की क्या जरूरत है हमें, हमने वो उस चीज को देखा, और इलेक्शन तो करवा लिए, डेमोक्रेटिक है या नहीं है उस चीज को हमने समझा, और डेमोक्रेटिक इलेक्शन भी है तो उसमें कंपटीशन जो है, तो कंपटीशन जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्यों है वो भी समझ लिया। अब बारी आती है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है वो क्या है, ठीक है। कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक? तो अभी जो हमने देखा उन बेसिस पे हम हाँ बोल तो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसे आप क्या करना है, अच्छे से समझते चलो कि व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, आपने ये सुना होगा, फाइन। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले आसान कर देता हूं क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो क्या हो रहा है कि एक बार इधर देखोगे तो व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो अब इसमें हम वो जो सेकंड पिलर की बात करें ना, मैंने पूरा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जो प्रोसेस है उसे समझने वाले हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं? तो डेमोक्रेटिक होते नहीं होते हम कुछ नहीं बोल रहे, आप तो हमारा सिस्टम देख लो, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। इंडिया में लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, और विधानसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा क्या होता है सर, विधानसभा क्या होता है, ठीक है। कुछ बाई इलेक्शंस भी होते हैं। जनरल इलेक्शन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को ही जनरल इलेक्शन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब यहां पे मैं पहले आपको क्या है, एक मतलब बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं चीजों की। मुझे पता है कि काफी सारे स्टूडेंट जो है ना उस चीज में कंफ्यूज, उन्हें पता नहीं क्या इलेक्शन सिस्टम है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 9th में हो ना और यहीं से तो सीख के जाना है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं ये समझ लो तो चीजें क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आपने चुनाव के नाम पे क्या सीखा है? आपने सीखा है कि हाँ चुनाव में प्राइम मिनिस्टर को, मतलब मैं बहुत लेमेन इंसान के लिए लेके चल रहा हूं चीजें, जिस स्टूडेंट को कुछ नहीं पता है ना उसके लिए। आपने सुना होगा कि हाँ चुनाव से प्राइम मिनिस्टर को चूज किया जाता है और चुनाव से ही चीफ मिनिस्टर को चूज किया जाता है। तो 2 लेवल पे क्या होते हैं हमारी कंट्री में, 2 लेवल पे आप जैसे देखोगे तो हमारी कंट्री में क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं। फाइन, 2 लेवल पे इलेक्शंस कैसे होते हैं? तो जैसे 2 लेवल पे इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो एक होता है कंट्री के लेवल पे, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, जो एक कंट्री के लेवल पे होता है ना पूरा, इसे लोकसभा का इलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा का इलेक्शन होता है। अब लोकसभा का इलेक्शन पूरी कंट्री के लिए एक साथ होता है, ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। जनरल इलेक्शन भी कहा जाता है, लोकसभा का भी इलेक्शन कहा जाता है। अब इससे क्या कौन इलेक्ट करते हैं? तो जो आप बोलते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन जो होते हैं, ठीक है, जैसे 2019 में हुए थे, अब 2024 में होंगे, तो वो क्या है, वो लोकसभा के इलेक्शन कहलाते हैं, ठीक है, वो लोकसभा के इलेक्शन कहलाते हैं। अब क्या है, लोकसभा के बाद में मान लो जैसे अब क्या हो रहा है कि कोई एक स्टेट है, ठीक है, कोई एक अगर स्टेट है, फॉर एग्जांपल ये कौन सा स्टेट बनाया मैंने आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो अब मध्य प्रदेश में अगर हो रहे हैं इलेक्शन तो वो क्या कहेंगे हम, वो विधानसभा के इलेक्शन होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, विधानसभा के चुनाव से किसको चूज किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को।
अब आपको एक जो कंफ्यूजन शायद स्टूडेंट्स को रहता है उस पर क्लैरिटी देता हूं कि ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाके, आप मान लो आप कहां रह रहे हैं, आप केरला में रह रहे हैं और आप केरला से क्या है प्राइम मिनिस्टर को वोट देने दिल्ली जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर को वोट देते ही नहीं हो। आप क्या करते हो, आप लोकसभा का जैसे जब चुनाव होगा तो पूरे देश को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है ये आगे समझ में आएगा और अच्छे से। मतलब आपने क्या कर दिया, पूरे देश को अलग अलग वोटिंग एरियाज में बांट दिया। जैसे लोकसभा में कितने हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो पूरे देश को 543 हिस्सों में इस तरह से आपने बांट दिया है। अब क्या होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा। ठीक है, एक साथ हो रहा है पूरे देश में, मतलब एक साथ ऐसा नहीं कि एक ही दिन करना है, वो चरण में हो सकता है अलग अलग, लेकिन एक ही साल में, मतलब जैसे 2019 के लोकसभा के इलेक्शन, तो पूरी कंट्री में एक साथ जो पूरी कंट्री की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और अच्छे से आगे समझाऊंगा, अभी के लिए समझ लो कि जो आपने अलग अलग 543 हिस्सों में बांटा है, तो हर हिस्से में चुनाव होगा और हर हिस्से में अलग अलग कैंडिडेट्स रहेंगे, अलग अलग पार्टी के, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी और आम आदमी पार्टी के भी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जैसे शिवसेना की भी। ठीक है, तो हर, जरूरी नहीं कि सारी पार्टी को सारी जगह उतारना ही है। ठीक है, तो 543 में से मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 200 सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट्स होते हैं और इलेक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहता है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रहता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स वोट देते हैं और वहां से एक लीडर को इलेक्ट कर लिया जाता है। अब जो लीडर जीत के आया वहां से वो बीजेपी का है, तो बीजेपी की एक काउंटिंग बढ़ गई। तो ऐसे ही 543 में से मान लो अगर बीजेपी क्या करती है, 543 में से 200 मान लो 200 कितना 71 प्लस अगर ले आती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि बीजेपी मेजोरिटी में आ गई। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब आपको बीजेपी मेजोरिटी में आते हुए दिखेगी कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 271 प्लस जो है वो बीजेपी की कैंडिडेट जीते अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। तो फिर क्या होगा, फिर जो प्राइम मिनिस्टर इंसान बनेंगे ना, वो कौन बनेंगे, वो बीजेपी पार्टी के बनेंगे। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहां आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे होते हैं, लोगों के पास में ऑप्शंस हैं, ठीक है, लोगों के पास में वोटिंग राइट है एंड पीपल डू हैव द ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। तो जो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो उसमें वो जो पॉइंट थे वो सारे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो व्हाट इज द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है, आर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया, तो यस इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। तो ऐसे इस तरह से लोकसभा के चुनाव होते हैं जिन्हें जनरल इलेक्शन कहा जाता है, एंड द सेम इज फॉर स्टेट असेंबलीज। ठीक है, सेम इज फॉर स्टेट असेंबलीज मतलब क्या है कि स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं जिससे चीफ मिनिस्टर को चूज किया जाता है, तो वैसे ही क्या है अभी अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी चुनाव आ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में 2 साल बाद आ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में फिर 1 साल बाद चुनाव आ रहे हैं। तो स्टेट्स के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन है वो होते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश को भी ऐसे ही अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे कंट्री को डिवाइड किया गया था लोकसभा के लिए, वैसे ही मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें होंगी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होंगी। अब क्या होगा, जैसे 230 सीट्स मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में वही सारी पार्टी जो अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगी और इन 230 सीट में से जिस पॉलिटिकल पार्टी को 115 प्लस मिल जाएंगे वो पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी। अब उसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो जैसे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे, शिवराज सिंह चौहान बन गए। आगे समझ में, तो ये कहानी रहती है। तो ब्रॉडली अगर आप समझेंगे, समझ में आई मेरी बात, तो मैंने आपको ये बुक में नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको समझाया कि आपको सिस्टम तो समझ में आया कि क्या लोकसभा के चुनाव होते हैं, क्या विधानसभा के। तो विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह से स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट किया जाता है। चीफ मिनिस्टर को कोई डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर उस पार्टी का बनेगा जिस पार्टी को मेजोरिटी सीट मिलेगी। ठीक ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को कोई डायरेक्ट आप या मैं वोट देने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वाराणसी से प्राइम मिनिस्टर ने खुद चुनाव लड़ा है, तो वाराणसी के लोग वोट देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी ने कैंडिडेट नरेंद्र मोदी को उतारा है। ठीक है, अब क्या होगा कि सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से अगर मेजोरिटी बीजेपी पार्टी की आती है तो बीजेपी क्या करती है, नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और फिर वो बीजेपी तय करती है कि कौन इनका प्राइम मिनिस्टर बनेगा। समझ में आया, ये कहानी रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक समझ में आया कि इट डिपेंड्स ऑन हाउ इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। तो इंडिया में आप जैसे देखेंगे लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं। अब ये लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा के जनरल इलेक्शंस कहलाते हैं, क्यों, क्योंकि पूरी कंट्री में इन जनरल एक ही समय पे हो रहे हैं। 2019 में हुए थे, 2024 में होंगे। ठीक है, और विधानसभा के क्या अलग अलग चरण में, जो अलग अलग फेजेस में देखते हैं कि कुछ स्टेट्स में अभी होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे अभी होने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स के होते रहते हैं, स्टेट्स की कहानी अलग चलती रहती है। अब इस बीच में एक बाई इलेक्शन का और प्रोविजन रहता है। ये आगे एक नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाई इलेक्शन। तो समटाइम्स election is held only for one constituency to fill the vacancy caused by death or resignation of a member. This is called by election. अब क्या है, आपने 543 कंस्टिट्यूएंसीज पे एक साथ चुनाव करा लिया। ठीक है, पूरे देश में लोकसभा का एक साथ चुनाव हो गया।
अब 5 साल बाद फिर चुनाव होना है, लेकिन 5 साल के पहले ही कोई बीच में ही रास्ता छोड़ के चले गए, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया मान लो, ठीक है, तब क्या करवाओगे? तो ऐसी जो बोलते हैं ना सीटें खाली हो जाती है ना, तो उन खाली सीटों पे फिर से जो चुनाव होते हैं उन्हें बाय इलेक्शंस कहा जाता है। ध्यान रहेगा, बाय इलेक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ब्रॉड हेडिंग हमारी व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। तो हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन जो इस तरह से है कि लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं देश में, ऐसे पंचायत वगैरह के भी चुनाव होते हैं, पंचायत वगैरह के कैसे होते हैं वो भी बता रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से चुनाव होते हैं। चुनाव में एक बाय इलेक्शन वाला टर्म ध्यान रखना कि अगर मान लो क्या वैकेंसी आ जाती है तो उस सीट पे वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर से जो इलेक्शन होते हैं मिड मतलब बीच में हो रहा है एक तरह से, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे बाय इलेक्शन कहते हैं। फाइन। अब यहां पे क्या है, अब जो पूरी प्रोसेस को समझो कि ये इलेक्शन तो आपने करवा लिए सर, लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, हमें समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन इसको बस ऐसे थोड़ी ना उठे और छुटे चलो इलेक्शन करवाते हैं, एक प्रोसेस रहता होगा ना। तो कैसे होता है, तो सबसे पहली चीज क्या है, कंस्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती है, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसीज। अब मैं एक एक चीज सब समझाते चल रहा हूं। कंस्टिट्यूएंसी जैसे मैंने आपको बोला था ना, क्या होता है, एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा अगर आपका देश है तो इस पूरे देश में आप कैसे चुनाव करवाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे देश के लोग एक जगह आके चुनाव वोट देंगे। आपने क्या करा, पूरे देश को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना मतलब यू फिक्स एन एरिया, ठीक है, एक एरिया फिक्स कर दिया डिपेंडिंग ऑन दी पॉपुलेशन की, रफली मतलब सब जगह बराबर बराबर पॉपुलेशन रहे। और आपने क्या कर दिया, बराबर बराबर पॉपुलेशन में मान लो कि कहीं पॉपुलेशन ज्यादा तो कोई सा एरिया दिखने में छोटा होगा लेकिन वहां पॉपुलेशन ज्यादा है। जैसे क्या है, दिल्ली छोटा सा एरिया है लेकिन वहां पे 7 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, दिल्ली छोटा सा एरिया है, 7 सीटें, और गोवा सिक्किम जैसे पूरे स्टेट्स हैं, ठीक है, पूरे स्टेट्स हैं, लेकिन पूरे स्टेट्स होने के बावजूद भी वहां पे एक 2 सीटें हैं। कारण क्या है, पॉपुलेशन। तो रफली इक्वल पॉपुलेशन पे, अब कुछ बड़े भी होते हैं जैसे लद्दाख वगैरह की कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया बड़ा दिखता है लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से क्या है, वहां एक ही सीट जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करा आपने, इस तरह से आप पूरी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, तो ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाती है। तो एरिया बेस्ड क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, जैसे एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तो आप एरिया के बेसिस पे क्या कर दे रहे हैं, पूरी कंट्री को डिवाइड कर दे रहे हैं एरिया और पॉपुलेशन के बेसिस पे। जहां पे क्या होगा, अब क्या होगा, ये डिवाइड कर दिया आपने कंट्री को, इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या फिर क्या कहेंगे कि ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई एक। अब यहां से सारे कैंडिडेट, यहां पे आप जिस देखेंगे तो एक बीजेपी का कैंडिडेट भी होगा, ठीक है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट भी होगा, एक आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट भी होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे और यहां के जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोटर रह रहे हैं वो वोट देंगे, और वो वोट देके एक को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहां से कौन जीत के आ गया, यहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीत के आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, पूरी कंट्री को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। इलेक्शंस पूरी कंट्री में एक साथ हो रहे हैं तो अब हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे ना, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव यहां के लोग चूज करेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव यहां के लोग चूज करेंगे, ठीक है। तो सब अलग अलग जगह से कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाएगा। समझ में आया? तो द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। अलग अलग एरियाज में क्या है, इलेक्शन के पर्पस से कंस्टिट्यूएंसी को कंट्री को डिवाइड कर दिया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इन्हें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। The voter who live in an area elect one representative, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर के सारे वोटर्स वोट देंगे, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से एक कोई जीत के आएगा, वो जो जीत के एक आएगा तो जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर है, जैसे लोकसभा में कितने 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पहले 2 एंग्लो इंडियंस की सीट हुआ करती थी वो खत्म कर दी है, ठीक है। तो 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो 543 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से अलग अलग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स ने अपने वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करके पहुंचाया है, ठीक है। तो बहुत सारे क्या आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। अब ये जो बहुत सारे 543 रिप्रेजेंटेटिव्स जीत के आ रहे हैं, तो 543 में से मान लो 100 कांग्रेस को बिलोंग कर रहे हैं, 303 किसको बिलोंग कर रहे हैं, बीजेपी को बिलोंग कर रहे हैं, तो जिसकी मेजोरिटी होगी उसकी सरकार बन जाती है, ठीक है। तो यहां से जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आते हैं लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, समझा दिया मैंने, लोकसभा मतलब पूरी कंट्री को जो डिवाइड करा है, तो लोकसभा से जीता हुआ, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता हुआ जो कैंडिडेट रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, उसे एमपी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में जाके बैठ रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। एमपी मध्य प्रदेश नहीं है, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाएगा। ठीक वैसे ही क्या है, राज्यसभा है, राज्यसभा नहीं है, ठीक है, राज्यसभा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, ये विधानसभा है। राज्यसभा अलग चीज है, वो आप कहां पढ़ेंगे, अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, तब अच्छे से समझाऊंगा वहां पे। विधानसभा मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जिस तरह से मैंने आपको क्या बताया, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कंट्री डिवाइड होती है, तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जैसे अगर आप देखोगे तो वैसे ही क्या होता है, स्टेट जो है, तो यार तो हद ही हो गई, ठीक है, मतलब ये ऐसा है मध्य प्रदेश,
फाइन। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो जैसे स्टेट होता है, मतलब जैसे लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, वैसे स्टेट को भी, तो स्टेट में भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होगा, इलेक्शन होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 230 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो अब क्या होगा कि 230 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। मान लो बीजेपी के कितने आ गए, 120 रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी की पार्टी के हैं, तो बीजेपी की सरकार बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, जो विधानसभा होती है, तो विधानसभा जो होती है, विधानसभा में भी आप क्या देखेंगे, विधानसभा में स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ठीक है, स्टेट्स को डिवाइड कर दिया जाता है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब देखो मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में जैसे आप देख रहे हैं 230 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ज्यादा होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश की वो पॉपुलेशन ज्यादा है। तो अब स्टेट असेंबलीज जो रहती हैं, विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रहती है, तो उनके नंबर फिक्स नहीं है, कंट्री का फिक्स है नंबर 543। ठीक है, और यहां के जो नंबर है स्टेट असेंबलीज के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो नंबर डिपेंड करते हैं स्टेट टू स्टेट। ठीक है, स्टेट टू स्टेट, जैसे जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, उत्तर प्रदेश, वहां पे ज्यादा सीटें होंगी। समझ में आया? फिर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, और यहां से जो स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ने के बाद जीत के जो रिप्रेजेंटेटिव आता है, उसे एमएलए कहा जाता है। एमपी क्योंकि वो पार्लियामेंट में जाके बैठ रहे थे, तो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये कहां बैठेंगे जाके, तो ये जो अपने अपने स्टेट की स्टेट कैपिटल में वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभाएं होती है ना, वहां जाके बैठते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एमएलए कहा जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड आर नोन एज एमएलए। समझ में आया, ये एमएलए हो गए। अब ऐसे ही क्या, पंचायत वगैरह के भी चुनाव होते हैं, तो पंचायत वगैरह, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं, पंचायत मतलब ग्रामीण क्षेत्र वाले हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो अर्बन एरियाज रहते हैं, जैसे भोपाल हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो इनके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं। ठीक है, तो यहां क्या है, इन्हें डिवाइड कर दिया था वार्ड्स में। अब अलग अलग वार्ड रहते हैं ना, कि वार्ड क्रमांक 17, 18, 19, 20 ऐसे यहां से जो चुन के आते हैं, तो इसका सिस्टम थोड़ा और अलग रहता है। तो इसमें जैसे आप क्या निकलेंगे, तो पार्षद को चुनते हैं, पार्षद जो रहते हैं, तो वही पार्षद के हिसाब से क्या है, मतलब जैसे इधर एमपी होता है, एमएलए होता है ना, इधर पार्षद हो जाते हैं वार्ड काउंसलर, और वो वार्ड काउंसलर जिस पार्टी के ज्यादा रहते हैं, तो अब ये स्टेट टू स्टेट डिफर भी करता है, तो फिर उस हिसाब से मेयर वगैरह को चुना जाता है। तो अभी आपको इतना समझना है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है, तो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन विच द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। दीज एरियाज आर कॉल्ड एज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर्स वोट देके एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे पहले तो आपको यह तय करना होगा कि इलेक्शन कैसे करोगे। तो पूरी देश में एक साथ इलेक्शन होना, उसके लिए आपको वही बड़ा काम है, उसको कैसे खत्म करोगे, तो ब्रेक्स। ठीक है, तो वो ब्रेक्स जो है वो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के थ्रू होता है। ठीक है, चलो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ गई, ब्रेक हो गया, सब कुछ हो गया। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज जैसे अगर आप देखोगे, तो अब अगली चीज ये रही रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब आपने क्या करा, कंट्री को तो डिवाइड कर दिया, जैसे लोकसभा के चुनाव में आपने 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया कंट्री को। लेकिन क्या हो रहा है कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन रहेगा ना, कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने बोल दिया जिसमें जितना है दम आ देखिए जरा। ठीक है, सबको चुनाव में अगर उतार दिया ऐसे, तो क्या होता है कि जो कुछ वीकर सेक्शन है ना, वो उनके पास मौका ही नहीं होगा कि वो चुनाव जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो वीकर सेक्शन जो है पावरफुल सेक्शंस के सामने ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में जीत ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल वो 543 पे सीट्स पे बोल दिया कि जिसको जैसे चुनाव लड़ना है जीत लो अपने पावर के हिसाब से। तो जो वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, जो सो कॉल्ड सेक्शन रहा सोसाइटी का, जो पीछे छूट गया था, ठीक है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। तो अब क्या है, एक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पास में सोशली उतनी पावर नहीं है, ठीक, इकोनॉमिकली उतनी पावर नहीं है, ठीक है, तो वो कभी पॉलिटिक्स में, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में, वो कभी पॉलिटिक्स में एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को नहीं हरा पाएगा, ऐसा माना गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में ये परसीव किया गया कि वीकर सेक्शन जो है वो they would not have a good chance to win। ठीक है, वो शायद compete नहीं कर पाएंगे क्योंकि they lack resources, education and other contacts। ठीक है, पावरफुल पीपल में prevent them from winning elections। और जैसा था भी कि जब कास्ट बेस्ड सोसाइटी बहुत रिजिड थी इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो वहां पे कोई भी जनरल कैटेगरी के अपर कास्ट लोग जो थे वो कभी अलाउ नहीं करेंगे कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी से उनका रिप्रेजेंटेशन कोई शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का इंसान करे। ठीक है, लेकिन जनता तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी थी, उनका भी रिप्रेजेंटेटिव जाना चाहिए। उनकी भी इच्छा हो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग क्या चाहेंगे कि हमारी कम्युनिटी का, हमारी कैटेगरी का इंसान जो है वो क्या करे, हमारा रिप्रेजेंटेशन करे। तो इसके लिए क्या है, सोचा गया कि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में इन लिमिटेशंस के चलते वीकर सेक्शन के जीतने के चांस कम रहेंगे, तो क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या बोल दिया, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तब ये तरीका निकाला गया कि एक काम करते हैं, ये जो 500 आप अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना रहे, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी थे ना, तो इसमें से हम क्या करते हैं कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर देते हैं।
रिजर्व करना मतलब क्या है कि हम ये बोल देंगे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव कौन लड़ेगा, ये ओपन इलेक्टोरल नहीं है, ठीक है, मतलब ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन नहीं होगा, यहां से चुनाव लड़ने के लिए जो कैंडिडेट उतारा जाएगा, अब चाहे वो बीजेपी उतारे, कांग्रेस उतारे, आम आदमी पार्टी उतारे, शिवसेना उतारे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उतारे, लेकिन वो कैंडिडेट आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी का ही उतारोगे। हमने ये सीट फिक्स कर दी है, रिजर्व कर दी है। क्यों रिजर्व कर दिए? क्योंकि ओपन इलेक्टोरल कंपटीशन में शायद वो शेड्यूल कास्ट का इंसान जो है वो कभी इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगा, जीत ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड। सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर पीपल हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एंड शेड्यूल ट्राइब। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मतलब क्या है, जो कास्ट बेस्ड कह सकते हैं, जो कास्ट बेस्ड लोग जो पीछे रह गए, ठीक है, सो कॉल्ड जिन्हें लोअर कास्ट कहा जाता है, तो वो शेड्यूल कास्ट में आ गए, ठीक है। और शेड्यूल ट्राइब मतलब जो आदिवासी वगैरह थे, ठीक है, आदिवासी भाई लोग जो हमारे, तो वो शेड्यूल ट्राइब में आ जाएंगे। तो इसीलिए ये वीकर सेक्शन था, तो वीकर सेक्शन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सोचते हुए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ कंस्टिट्यूएंसीज रिजर्व कर दी गई है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे पहले आप ये तय करते हैं कि आप इलेक्शन करवाओगे कैसे, ठीक है। पहली चीज आपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज समझा। दूसरी चीज आपने समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज सारी अगर ओपन इलेक्टोरल में छोड़ देंगे तो दिक्कतें हैं, तो इसके लिए आपने कुछ रिजर्व कर दी, ठीक है, कुछ रिजर्व कर दी, तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। इन शेड्यूल कास्ट रिजर्व मतलब अब वही वाली बात है, आपने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व करी है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व करी है वहां से क्या होगा, वही इंसान जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है वो इलेक्शन लड़ सकता है, ठीक है। और सेम इज फॉर द शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। सिमिलरली दोज हु बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन इलेक्ट करेगा, वह इंसान जो शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है। तो इस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया गया। और जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्यों रिजर्व किया गया, कारण मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाएंगी। अब ये नंबर अभी फिक्स है, कैसा, जैसे नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड इन लोकसभा, लोकसभा के चुनाव में जैसे अगर आप देखेंगे जो रिजर्वेशन है सीट्स का, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आपने फिक्स कर दी कि यहां से ये ही चुनाव लड़ेगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिक्स करी ये चेंज होती रहती है, ठीक है, लेकिन नंबर्स फिक्स कर दिए। तो रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का कितना है, तो 84 सीट्स है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब के लिए एज ऑन जनवरी 2019, ठीक है। जनवरी 2019 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हमारे देश में जो टोटल 543 सीट्स है, मतलब 543 रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, 543 कंस्टिट्यूएंसीज जो है ना, उन कंस्टिट्यूएंसीज में से 83 कंस्टिट्यूएंसीज शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए फिक्स कर दिए, रिजर्व कर दिए। 47 जो है वो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज किसके लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है। फाइन, अब सर ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, तो देखो आप जैसे यहां देखोगे तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है, तो जनरल 412 है, रिजर्व जो है शेड्यूल कास्ट के लिए 84, रिजर्व जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए 47, और कंट्री की ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व है। तो जैसे जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करिए, और ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंसी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए रिजर्व कर दी। आया समझ में आया ना ये चीज क्या है। लेटर ऑन दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वाज एक्सटेंडेड टू द डिस्ट्रिक्ट एंड लोकल लेवल। फिर क्या है, ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का आइडिया जो है, तो जब 1991 1992 में क्या है, लोकल गवर्नमेंट की बात की गई ना, मतलब पंचायत के चुनाव, अर्बन लोकल बॉडीज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होते हैं, तो ये सिस्टम क्या है बाद में एक्सटेंड कर दिया गया अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, पंचायत के लिए, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट जो है तो उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन ले आया गया, ठीक है। ये हो गया। द प्रपोर्शन ऑफ सीट्स रिजर्व वेरीड फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब क्या है कि जैसे स्टेट में, वो स्टेट बोल रहा हूं अभी, स्टेट ये जो है ना हमारा क्या, पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज, इनमें जो रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, इनमें जो रिजर्वेशन दिया गया है डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे, तो ये वेरी करता है कि किसी स्टेट में रिजर्वेशन ज्यादा है, मतलब वो नंबर ऑफ सीट्स जैसे लोकसभा में फिक्स्ड है वैसे यहाँ पे फिक्स्ड, हर स्टेट की अलग अलग है, हर स्टेट की अलग अलग है, ठीक है। 1/3 सीट जो है, जैसे जो लोकल इलेक्शन में सीट्स रिजर्व की गई है, तो लोकल इलेक्शन में जो सीट्स रिजर्व की गई है, तो 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन आल्सो इन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट के जो चुनाव होते हैं पंचायत के, अर्बन लोकल बॉडीज के, ठीक है, उसमें महिलाओं के लिए भी क्या है, 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, व्हाट आर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इट, तो आप उसमें बताएंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीजें बताएंगे, नंबर ऑफ सीट्स जो है लोकसभा चुनाव में रिजर्व की गई, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है, ठीक है। यही सेम चीज जो है रिजर्वेशन आपको कहां देखने को मिलता है, अर्बन लोकल बॉडीज में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ। अब क्या है, आपने कंट्री को डिवाइड कर दिया है किस बेसिस पे, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे, यहां से चुनाव ये इलेक्ट करे, चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये आता है अगला कि आपने चुनाव होना तो तय कर दिया, लेकिन चुनाव में चुनेंगे कौन, मतलब वोटर्स कौन होंगे, तो वोटर्स लिस्ट बनाना अगला प्रोसेस होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का।
ठीक है। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करने के बाद में आप ये देखोगे कि वोट कौन देगा, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक है नन्हे मुन्ने बच्चे से लगा के बड़े बुजुर्ग तक सब वोट देंगे क्या? नहीं। तो आप क्या करते हैं, एक सिस्टम डिवाइस करते हैं, ठीक है। तो आप एक इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर्स लिस्ट बनाते हैं। इलेक्टोरल रोल क्या होता है, ठीक है, तो इलेक्टोरल रोल ही वोटर लिस्ट होता है, जैसे शक्तिमान ही गंगाधर था, ठीक है। तो मतलब दोनों एक ही चीज है। अब यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ द पर्सन हु आर एलिजिबल टू वोट। जो इंसान एलिजिबल है वोट देने के लिए, उस इंसान मतलब उन सभी इंसानों की जब लिस्ट बन जाती है तो उस लिस्ट को आप क्या कहेंगे, उस लिस्ट को आप इलेक्टोरल रोल कहते हैं या फिर उस लिस्ट को आप वोटर्स लिस्ट कहते हैं। आगे समझ में, उस लिस्ट को आप वोटर्स लिस्ट कहते हैं। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, वन वोट वन वैल्यू। और ये जो इलेक्टोरल रोल बनता है तो इसमें एलिजिबल कौन होगा, तो हर वो इंसान जो देश का नागरिक है, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी ले रहे हैं। तो यूनिवर्सल मतलब क्या है कि चाहे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मेन वुमेन सभी लोग होंगे, लेकिन अडल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम्हें उठा के पहुंचा दिया, जाओ वोट डाल के जाओ, ठीक है। 18 साल। तो इन आवर कंट्री ऑल दी सिटीजन एज्ड 18 इयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है। 18 और 18 से ऊपर वाले सभी लोग जो हैं वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के हिसाब से वोटर्स लिस्ट में आ जाते हैं। वन वोट वन वैल्यू का प्रिंसिपल यहां पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इन इंडिया, समझ में आ रहा है। तो लोगों के पास में ऑप्शन है चूज करने के लिए, ठीक है। और वो ऑप्शन जो है तो वो इक्वली सभी को दिया गया है, ठीक। तो अब फिलोसफी भी जोड़ते चलना, प्रोसेस भी जोड़ते चलना कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है, वोटर्स लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। तो वोटर्स लिस्ट क्या है, लिस्ट ऑफ द पर्सन हु आर एलिजिबल टू वोट एंड हु आर एलिजिबल टू वोट। तो दिस एलिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसमें हर 18 साल से या फिर 18 साल का या 18 साल से ऊपर वाला इंसान वोटर बन सकता है, ठीक है। अब क्या है, अब किसी मतलब सबको वोटिंग राइट है क्या? नहीं नहीं, कभी कभी क्या है, कुछ क्रिमिनल्स और पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। तो बहुत रेयर केसेस में होता है कि कोई अनसाउंड माइंड इंडिविजुअल है, ठीक है, कोई क्रिमिनल है, तो उन जैसे जेल में भी वोटिंग होती है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स को जैसे अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, कुछ लोगों को रोक दिया जाता है। बाकी यू आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो सबके पास में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप गोरे हैं, काले हैं, अमीर है, गरीब है, महिला है, पुरुष है, ठीक है, तो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, हर इस फैक्टर को हटा के सबको वोटिंग राइट दिया जाता है और सब हर इंसान का क्या वोटर्स लिस्ट में नाम आता है। अब वोटर्स लिस्ट जब बनाई जाती है ना, तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या होता है कि एक अपडेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो रहा है कि कभी कभी आप जैसे देखेंगे ना कि वोटर्स लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, लेकिन वो 18 साल का हो गया, तो उसको जोड़ो भैया, ठीक है। देश का स्वतंत्र नागरिक है, इसका पूरा पूरा क्या होना चाहिए, पूरा पूरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए देश की सरकार चुनने में। तो मान लीजिए आप अभी आप 18 के नहीं हो, लेकिन अब 2024 आते आते शायद हो जाओगे, नहीं होगे 9th में, अभी 14-15 साल की तो हो, ठीक है। तो क्या है, तो उस तरह से यहाँ पे कुछ चीजों को कंसीडर करना पड़ता है कि वोटर्स लिस्ट अपडेशन बहुत जरूरी है। फिर क्या है कि कुछ लोग जो है तो वो चल बसे। अब क्या होगा, कभी आप वो मूवी देखिए भूतनाथ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो चल बसे हैं उनके नाम से भी वोट डल रहे हैं। तो इस कारण से क्या है कि वोटर्स लिस्ट में से जो लोग जिनकी डेथ हो गई उनका नाम काटना, ये सारी चीजें, तो वोटर्स लिस्ट का अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक अपडेटेड वोटर लिस्ट, एक अपडेटेड इलेक्टोरल रोल हर इलेक्शन से पहले क्या किया जाता, बनाया जाता। कौन बनाता? तो ये इलेक्शन कमीशन ये सारा काम करता है पूरा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन इस पूरी चीज का ध्यान रखता है, ठीक है। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, एपिक। अब ये क्या है, अब जब ये इलेक्टोरल रोल मेंटेन करते हैं तो आपके पास भी तो कुछ वो रहना चाहिए कि हाँ प्रूफ क्या वोटर है। तो इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो होता है ना, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से, तो ये वोटर आईडी मतलब वोटर आईडी जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। ये तो पुराने वाले, हम नए वाले जो है थोड़े कलरफुल है, उसमें आपकी फोटो रहती है, आपकी पूरी डिटेल रहती है। तो इस तरह के इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड बनाए जाते हैं, जिसे वोटर आईडी कहा जाता है। वोटर आईडी दी जाती है, वोटर्स को बोला जाता है कि चुनाव में जब वोट डालने जाओ तो ये लेके जाना है। इलेक्टोरल रोल से वेरीफाई किया जाता है कि आप वही इंसान हो, मतलब आप दूसरा अपना आइडेंटिटी कार्ड भी लेके जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। लेकिन इस तरह से एक पूरी वोटर्स लिस्ट बनाई जाती है। समझ में आई वोटर्स लिस्ट क्या है? वोटर्स लिस्ट बन गई है। अब देखो क्या है, वोटर्स लिस्ट बने बाद फिर क्या होता है कि अब होता है, मतलब वोटर्स तो तैयार है कि चलो भैया वोट डालेंगे, लेकिन हम किसको वोट देंगे? कोई चुनाव में ये भी तो इंसान भी तो होना चाहिए जो बोलेगा कि मुझे वोट दो। तो अब यहां पे क्या है, वोटर्स आर रेडी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब एक तरह से सब टेबल सजा दिया है। अब टेबल सजा के आपने क्या कर दिया, मतलब स्टेज सजा दिया। स्टेज पे खड़ा होकर भाषण देने वाला आदमी भी तो आए, टेबल पे कहां भाषण देगा, ठीक है। तो स्टेज पे खड़ा होकर भाषण देने वाला इंसान, मतलब क्या है कि नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। अब हम वोट किसे देंगे? तो जो इंसान चाह रहा है कि आप मुझे वोट दो, अपने आप को नॉमिनेट करवाएगा, ठीक है। तो एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शंस। जैसे आपने पढ़ा था, मैंने फिलोसफी में आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि फ्री चॉइसेस होना चाहिए, फ्री चॉइसेस होना चाहिए, फ्री चॉइसेस टू इलेक्ट द लीडर्स एंड टू बी इलेक्टेड, ठीक है। मतलब मैं चाह रहा हूं कि यार मैं नेता बन सकता हूं, तो मैं अब नेता चुनने की अपेक्षा खुद भी अपने आप को नेता के लिए खड़ा कर सकूं, ठीक है। तो एनीवन हु कैन वोट कैन आल्सो बिकम कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन। मतलब सर मैं 18 साल का हूं, वैसे चुनाव लड़ लूंगा कि नहीं? नहीं,
सब्र, ठीक है, वहां पे एज डिफरेंस होता है। बस जो डिफरेंस है वो ये है कि वोटर के लिए आपको 18 साल की एज चाहिए और कैंडिडेट जो मतलब आपको चुनाव लड़ना है लोकसभा विधानसभा का, उसके लिए कम से कम 25 साल का होना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वोटर्स के लिए 18 साल और कैंडिडेट टू बी इलेक्ट टू स्टैंड इन द इलेक्शन, ठीक है, ठीक है, टू वोट इन द इलेक्शन द एज रिक्वायरमेंट इज 18 ईयर्स एंड टू स्टैंड इन द इलेक्शन, ठीक है, कैंडिडेट की तरह आपको खड़े होना है तो उसके लिए 25 साल उम्र है, 25 साल को जाओ फिर चुनाव लड़ाना, ठीक है। फिर क्या है, देयर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा बट दीज अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। अब जैसे क्या है कि कोई कुख्यात क्या है अपराधी है, प्रूव्ड है, कोर्ट ने सजा सुना दी है, तो बोले जेल में चक्की पीसो कि चुनाव लड़ोगे तुम। तो ऐसे अगर मान लो क्या है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं क्रिमिनल्स वगैरह पे, कि क्रिमिनल्स जो है प्रूव क्रिमिनल्स हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो एक तरह से देखेंगे ना कि एथिकली गलत हो गया ये, क्या ये जब अपराध करके बैठे हैं तो ये गारंटी नहीं है कि ये चुनाव लड़के फिर लोगों की सेवा कर पाएंगे उस रैशनल के साथ में, ठीक है। और सजा पूरी करो, चुनाव मजा थोड़ी करना है, सजा करना है यहाँ पे। तो इस कारण से सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा, देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एक्सेट्रा बट दिस अप्लाई इन वेरी एक्सट्रीम केसेस। Political parties nominate candidates who get the party symbol and support. Party nomination is often called the party ticket. अब क्या हो रहा है ना, कैंडिडेट जो है, तो जैसे मुझे चुनाव लड़ना है, मैं इंडिपेंडेंट भी खड़ा हो सकता हूं, ठीक है, इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा, ये जो कह सकते हैं रिमोट अपना सिंबल बनाएंगे अपन कि भैया ये हमारी पार्टी का चिन्ह है, वोट देना सभी लोग, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन उसके अलावा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट से भी लड़ा जा सकता है। तो अब मान लो क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास गया, पॉलिटिकल पार्टी ए के पास गया, बी के पास गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, नॉमिनेट कर देगी कि हमारी तरफ से, मतलब अब बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई ऐसा इंसान नहीं है जो चुनाव लड़ लेगा जाके। पार्टी क्या है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से बनती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पार्टी है, तो वो किससे बनता है, उसके जो लोग हैं उनसे बनता है ना। तो वैसे क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। अब बीजेपी बोल रही है मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जीतना है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जीतना है। कैसे जीतोगे, तो पार्टीज जो करती है, तो पार्टीज क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट। पार्टी बोलती थी कि यार अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम रामलाल को खड़ा करेंगे, इधर से श्यामलाल को खड़ा करेंगे, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, चंदू सेठ को खड़ा करेंगे, और यहां से जो है दिगराज सर को खड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर देती है बीजेपी की तरफ से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये इंसान चुनाव लड़ेगा, ठीक है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, टिकट बांटना, ठीक है। आप टिकट बांटना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कुछ देते होंगे टिकट विकेट फोटो वोटो लगा के। टिकट बांटने का मतलब यही होता है कि पार्टी सिंबल और पार्टी सपोर्ट मिलेगा, और पार्टी जो है उस इंसान को वहां से थप्पा लगा के बोल रही है कि तुम हमारी तरफ से इस कंस्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ोगे एंड वी हैव गिवन यू दी पार्टी टिकट, तो फाइट द इलेक्शन फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, जीत के आना, विजय तलक कर दिया, जाओ विजय भाव। तो इस तरह से क्या है, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट समझ में आया ना। अब कोई भी इंसान जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं बस उठे और चुनाव लड़ लेंगे। उसके लिए क्या होता है, एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन हैज टू फाइल ए नॉमिनेशन फॉर्म, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है अभी बता रहा हूं। तो कोई भी इंसान अगर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसे नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद में क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए नहीं भरवाते हैं, कुछ हजारों में, लाखों में जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाया जाता है कि कोई भी इंसान जो है अगर चुनाव लड़ना चाह रहा तो इतना सिक्योरिटी डिपॉजिट रखे कि उसके इलेक्शन प्रोसेस में अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो सरकार क्या करे, उस पैसे से चीजों को काट सके। और दूसरी चीज ये भी देखा जाता है कि वो इंसान सक्षम भी है कि नहीं चुनाव लड़ पाएगा। उसके बाद चुनाव लड़ना भी एक तरह से क्या है कि आप थोड़ा पॉलिटिकली और मतलब इकोनॉमिकली थोड़ा पावरफुल भी रहे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एवरी पर्सन हु विश टू कंटेस्ट इलेक्शन, पार्टी ने नॉमिनेशन दे दिया, वो इंसान जो लड़ना चाह रहा तो उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें उसे अपनी डिटेल्स देना पड़ेगी, अभी बताता हूं क्या क्या डिटेल्स, और साथ साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक बार चीजों को कनेक्ट कर लें क्या थोड़ा सा, फिर आगे की चीज बताता हूं मैं आपको। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड कर ली, रिजर्व कर दिया, अपने वोटर्स को तैयार कर दिया कि सब नहा धो के तेल वेल लगा के कंघी करके आना है, चुनाव में वोट देना है आपको वोटर्स लिस्ट में जिनका नाम है, ठीक है। अब वो किसको वोट देंगे, तो उसके लिए कैंडिडेट भी तो होना चाहिए। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मतलब कि कौन किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ने वाला है, उसके लिए कैंडिडेट को पार्टी टिकट मिलता है, पार्टी से वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जैसे कुछ गाइडलाइंस इशू करी है कि एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ, तो ये नॉमिनेशन मतलब उसने अपना नॉमिनेशन इलेक्शन कमीशन को तो ये दे दिया कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ रहा हूं, पार्टी ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन उसको साथ साथ में अपनी कुछ क्या करना पड़ेगी, लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगी, ठीक है। कैसे, क्या लीगल डिक्लेरेशन है कि कोई सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है। देखो आप यहां देखोगे ना तो रिस्ट्रिक्शंस हैं क्रिमिनल्स के ऊपर, क्रिमिनल्स होना और क्रिमिनल केसेस होना दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब मान लो क्या मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन लोगों ने मेरे ऊपर अपराध आरोप लगा दिया कि सर इन्होंने तो क्या मतलब इलेक्शन कमीशन वाले भैया ये सर ने तो हमारी मुर्गी चोरी कर ली थी, ठीक है। तो अब मेरे ऊपर क्या क्रिमिनल केस है, लेकिन मैं क्रिमिनल हूं या नहीं हूं अभी प्रूव नहीं है ना। तो अगर ऐसे कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है कैंडिडेट के अगेंस्ट में तो वो बताना होगा उसे,
ठीक है, कि मेरे ऊपर आरोप लगा, मैं आरोपी नहीं हूं अभी, ठीक है, तो वो लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट और हिज और हर फैमिली, ठीक है, कि उसके परिवार वालों के पास, उसके पास कितना पैसा है, ठीक है, कितना कर्ज है, कितना प्रॉपर्टी है, ये सारी चीजें क्यों करवाता है अभी बताता हूं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, ये हमेशा लड़ाई रहती है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब देखो कोई अगर अंगूठा छाप है एकदम जिसमें कुछ नहीं पड़ा है, तो क्या उसे रोक दोगे? नहीं, उसे नहीं रोक सकते। क्यों? अभी इस पर डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन ये सारी डिटेल्स जो है ये नॉमिनेशन फॉर्म में अपने लीगल डिक्लेरेशन में हर कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहा है, उसे देना पड़ती है, ठीक है। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज टू बी मेड पब्लिक, और ये सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है? जनता के बीच में प्रेजेंट कर दी जाती है, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है? लीगल डिक्लेरेशन क्यों भरवा रहे पता है? दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स to make their decision on the basis of information provided by the candidate। अब आज तो क्या है, आज युग ऐसा आ गया है कि सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज हैं, ठीक है, आप सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू जानते हैं कि कौन कैंडिडेट जो नॉमिनेशन भर रहा है उसकी क्या प्रोफाइल है पूरी, ठीक है। लेकिन इनिशियली जैसे अगर आप देखो तो इस तरह की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में दी जाती थी, रैलियां वगैरह जो होती थी, तो उससे वोटर्स जो उन्हें पता लगता था। मतलब सिंपल सी चीजें, आप शादी करने जाओगे तो दूल्हे को देखोगे, दूल्हे के बारे में क्या करोगे? जानकारी इकट्ठी करोगे, ठीक है, तभी दुल्हन रेडी होगी ना कि हाँ मुझे इस दूल्हे से शादी करना है। तो यहां भी कुछ वैसे ही एग्रीमेंट है। कैसे? कि आप अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव के बारे में जानकारी भी तो हो। और जब इस तरह से लीगल डिक्लेरेशन नॉमिनेशन फॉर्म के थ्रू ये सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाता है ना, तो दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द वोटर्स टू मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स। समझ में आई मेरी बात? ये कहानी रहती है। अब सवाल ये आता है कि जो, जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ नहीं रखी है। अब अगर हम यही चीज कहां देखें, यही चीज अगर हम देखें कि मान लो अगर आपको छोटा सा एग्जाम भी निकालना है ना, छोटे से क्लरिकल लेवल का भी अगर एग्जाम निकालना, तो बोल दिया कि भैया 12वीं पास होना या 10वीं पास होना या ग्रेजुएशन होना। लेकिन आप देश के प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए आपके कोई नेसेसिटी नहीं है कि मतलब आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ये डिग्री चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। गलत है या सही है? ठीक है, अभी सोचो अपने मन में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे हाँ सर ये तो गलत बात है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन के लिए आप कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रख रहे, और छोटी छोटी एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं आप? एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखवा रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप प्रूफ कैसे करोगे? और ये इस टाइप के क्वेश्चन है ना, मतलब इन जनरल है, ठीक है, कहीं भी आप बैठे हैं डिस्कशन में, वहां आपसे किसी ने पूछ लिया, ठीक है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसमें आपको आर्गुमेंट क्या देना है कि why don't we have any educational qualification for the candidates? Because, ठीक है, it will go against the democratic spirit। मतलब जैसे हमने क्या देखा, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब ये है कि पीपल शुड बी फ्री टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फ्री टू बी इलेक्टेड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। आजादी होना चाहिए कि वो खुद चुनाव, जो वोट दे सकता है वो चुनाव में लड़ भी सके, उस चीज की आजादी होना चाहिए। अब क्या हो रहा है, अब अगर आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दी, आपने बोल दिया कि ये चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आपको क्या ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तब आपने क्या कर दिया कि देश की वो पूरी जनता जो ग्रेजुएट नहीं है उसे आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो जो फ्री वाली बात है ना, कौन सी वाली, कि पीपल शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, वो उसमें आपने क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं है तो यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहां पे कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखना एक तरह से क्या कर दे रहा है? इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है उसे खत्म कर देता है। और इस सेंस में क्या है, इसी कारण से कि वो डेमोक्रेटिक स्पिरिट खत्म ना हो जाए, पीपल शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, उसमें रिस्ट्रिक्शंस ना लग जाए, इसलिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं रखा जाता है। और जो बात रही कि छोटे से छोटे क्लरिकल एग्जाम में क्यों रख लेते हो फिर, क्योंकि वो एग्जाम में वो क्वालिफिकेशन चाहिए। हर इंसान, मतलब ऐसा कोई राइट नहीं है आपको कि एवरीबॉडी इज फ्री टू बिकम अ क्लर्क, ठीक है। हाँ, यू आर फ्री टू बिकम अ क्लर्क, बट यू आर रिक्वायर्ड टू हैव सम क्वालिफिकेशन टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ दैट जॉब, ठीक है। वो जॉब के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे डॉक्टर क्यों नहीं बनने दे रहे, ठीक है, मैं ऑपरेशन क्यों नहीं करूं, तो ऑपरेशन करो, आपको पूरी आजादी, लेकिन वो डिग्री तो लेके आओ, वो स्किल्स तो चाहिए रहेगी ना, ठीक है। और वैसे ही एमपी और एमएलए में कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए, वहां तो लीडरशिप और डिजायर टू सर्व होना चाहिए। समझ में आया वाला पॉइंट? अगर क्वेश्चन बनता भी है, ठीक है, रेयर चांसेस है, लेकिन फिर भी अगर बनता है कि व्हाई डोंट वी हैव एनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो मतलब उसको ऐसे थोड़ा घुमा के कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लगाया है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? तो नॉमिनेशन हो गया कैंडिडेट का। अब क्या होगा नॉमिनेशन के बाद में? अब होगा इलेक्शन कैंपेन, ठीक है। अब वोटर्स भी तैयार हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स भी तैयार है कि भैया तुम मुझे वोट देना, ठीक है। वोटर्स बोल रहे हैं हाँ हम तुम्हें वोट देंगे, लेकिन ये ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? कॉन्स्टिट्यूएंसीज वगैरह, वोटर लिस्ट वगैरह तो सब बन गया। अब क्या होगा? अब जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है ना, वो कैंडिडेट क्या करेगा? अपना प्रचार प्रसार करेगा, वो इलेक्शन कैंपेन्स में उतरेगा। तो इलेक्शन कैंपेन समझ गया ना, सिंपल,
कि इलेक्शन कैंपेन में क्या होता है, इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर 2 वीक्स पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। ठीक है, मतलब जब चुनाव होने वाला है, ठीक है, और जो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अनाउंस हुई उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे आप देखोगे प्रचार प्रसार होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी जो अलग अलग कैंडिडेट्स है वो तो पहले क्लियर हो जाता है कि किस सीट से किसको टिकट मिलने वाली है। तो वो कैंडिडेट सब क्या करते हैं, ठीक है, वो कैंडिडेट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा जाके हाथ हिलाते हैं, ठीक है, माला वाला पहनते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। ठीक है, व्हाट डिड दे डू, तो दे कैंडिडेट्स कॉन्टेक्ट देयर वोटर्स से कॉन्टेक्ट करते हैं कि भाई साहब वोट हमें देना, इस टाइप से। ठीक है, इलेक्शन मीटिंग होती है अलग अलग, ठीक है, तो जैसे खाट पंचायत वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। फिर क्या होता है, मोबिलाइजिंग द सपोर्ट ऑफ सपोर्टर्स वोटर्स। ठीक है, तो जो अपने सपोर्टर्स हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है ना, तो पॉलिटिकल पार्टीज में कैंडिडेट एक है जो चुनाव लड़ेगा, लेकिन 1750 छुट भैया भी तो हैं। वो जो छुट भैया है वो सारे सपोर्टर्स हैं, वो क्या करते हैं, रैलियों में पीछे झंडा लहराएंगे, वो नारे लगाएंगे, तो हमारा नेता कैसा हो तो दिगराज सर जैसा हो, इस टाइप से क्या होता है, इस टाइप से पूरा इलेक्शन कैंपेन होता है, माहौल बनाया जाता है। ये माहौल क्यों बनाया जाता है, तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन है कैंडिडेट का अपने वोटर्स को। देखो, इट प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव टू द पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर। ठीक है, तो अब क्या होगा यहां पे, जैसे अगर आप देखेंगे तो यहां पे वोटर्स जो है ना, वोटर्स को आइडिया लगता है कि यार इनकी चुनावी रैली में ये बोल के गए, अगर हम इन्हें वोट देंगे तो ये होगा, आगे समझ में। तो जनता को विश्वास दिलाना, जनता तक पहुंचने का तरीका जो है वो होता है इलेक्शन कैंपेन। अब इलेक्शन कैंपेन की अगर बात करोगे आप, तो देखो जैसे कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स ओवर बिग इश्यूज। अब क्या होता है, इलेक्शन कैंपेन में हमेशा प्रोपेगेंडा एजेंडा सेट किया जाता है। इलेक्शन कैंपेन में यह बताया जाता है कि अगर हम जीते तो हम ये करेंगे, ठीक है, और उसी से आप क्या है, वोटर्स का ट्रस्ट गेन कर पाते हो। तो जैसे आप देखेंगे कुछ प्रोमिनेंट जो स्लोगन्स रहे, बिग इश्यूज रहे, गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने दिया 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ, कांग्रेस मतलब इंदिरा गांधी ने उस टाइम पीरियड में बोला कि अगर मैं जीतती हूं 1971 के चुनाव, ठीक है, तो जनरल इलेक्शन की, लोकसभा की बात हो रही, तो उन्होंने बोला कि मैं गरीबी हटाऊंगी। उन्होंने नारा क्या रखा, गरीबी हटाओ। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे लोगों को लगा कि यार जो सोसाइटी है, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये पार्टी अगर पावर में आएगी तो कुछ सोशल वेलफेयरमेंट के लिए, पुअर्स के लिए कुछ करेगी। ठीक है, तो उसके चलते क्या वो जीती। तो इस तरह से सक्सेसफुल स्लोगन्स और बिग इश्यूज जो है इलेक्टोरल कैंपेन में, इस तरह से मतलब इलेक्शन कैंपेन जो है, तो इलेक्शन कैंपेन्स में इस तरह से क्या बनाए जाते हैं, एजेंडा बनाए जाते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स को एक डायरेक्शन में मूव किया जाता है। ठीक है, जैसे अब की बार मोदी सरकार, तो वो तो खैर एक पंच लाइन थी, लेकिन वो क्या है, वो डायरेक्शन दर्शाता है। ठीक है, फिर क्या है, इंदिरा हटाओ देश बचाओ। इंदिरा हटाओ देश बचाओ ये कब का था पता है, सेव डेमोक्रेसी जनता गवर्नमेंट ने 1977 में ये नारा उठाया, क्योंकि 1977 देखो 71 में तो कांग्रेस जीत गई थी, 71 के बाद में लगी थी इमरजेंसी। ठीक है, और अगला चुनाव हुआ था 77 में, और इमरजेंसी में खून पसीने छूट गए थे आम जनता के, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था। ठीक है, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया गया था। तो जो कांग्रेस की अपोनेंट पार्टीज थी, उन अपोनेंट पार्टीज ने आवाज किस चीज की उठाई, उन अपोनेंट पार्टीज ने आवाज उठाई कि सेव डेमोक्रेसी का नारा दिया, और उन्होंने बोला कि अगर हम पावर में आते हैं तो हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे। ठीक है, हम इंदिरा हटाएंगे, देश बचाएंगे। तो इस तरह का नारा जनता गवर्नमेंट जो थी, जयप्रकाश नारायण जो थे, उन लोगों ने दिया, और वो चुनाव भी जीते। ठीक है, तो बड़े बड़े ऐसे स्लोगन्स दिए जाते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, जैसे लैंड टू दी टिलर। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट, तो जो लेफ्ट फ्रंट अलायंस बनते हैं ना, जैसे एनडीए हो गया, यूपी हो गया, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मिलकर एक अलायंस बनता है, ग्रुप बनता है। तो लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टी थी, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह, तो 1977 में उन्होंने लैंड टू दी टिलर नारा दिया। ठीक है, तो 1977 लैंड टू दी टिलर, जैसे ज्योति बसु वगैरह जो है, तो उन लीडर्स के टाइम पीरियड में क्या देखने को मिलता है आपको, कि वो बात करते हैं कि अगर हम पावर में आएंगे तो हम फार्मर जो है, टिलर जो खेती करते हैं, उन्हें जमीन देंगे, हम लैंड रिफॉर्म लाएंगे। और इसी वादे पे क्या होता है, वोटर्स ने उन्हें वोट दिया और जिताया। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वगैरह को। तो इस तरह से, जैसे अगर आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे तो स्लोगन्स दिए जाते हैं अलग अलग इश्यूज पे इलेक्शन कैंपेन में। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज, तो जैसे आप देखेंगे एनटी रामाराव जो है, ठीक है, तो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर हैं, इनके बेटे जो है वो एक्टर हैं, क्या नाम है, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में एक एक्टर हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं है। तो जैसे ये हुए, तो इन्होंने भी क्या मुद्दा उठाया, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस। तो तेलुगु देशम पार्टी जो है वहां से ग्रो होती है, समझ में आया। तो इलेक्शन कैंपेन क्या है, इलेक्शन कैंपेन एक तरह का क्या है, प्रचार प्रसार है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे आर प्रेजेंटिंग देयर आइडियाज, देयर आइडियोलॉजी, देयर प्रोमिसेस टू द पीपल, एंड इट प्रोवाइड्स द पर्सपेक्टिव टू द पीपल दैट हुज पॉलिसी वुड बी बेटर। और उस बेसिस पे क्या होता है, वोटर्स जो है अपने ओपिनियंस बनाते कि whom we are going to vote। समझ में आई मेरी बात। ठीक है, तो ये हो गया, यहां पे इलेक्शन कैंपेन भी हो गया। अब इलेक्शन कैंपेन में जैसे अगर आप देखेंगे ना, इलेक्शन कैंपेन में आजादी दी जाना चाहिए किसको, पार्टीज को, कि पार्टीज अपना एजेंडा रख पाए लोगों के सामने कि अगर हम जीतते हैं तो हम ये करेंगे, क्योंकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट है। आपने वोटर लिस्ट बना दिया, आपने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन फाइल करवा दिया, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली लोगों को, और जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं, उन्हें भी तो आपस में तालमेल बनाने दो। तो वो इलेक्शन कैंपेन से होता है।
ठीक है, उनके बीच में जो ट्यूनिंग बनना चाहिए, उनके बीच में जो मैसेज डिलीवरी होना चाहिए, वो इलेक्शन कैंपेन से होती है। लेकिन इट इज समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन्स टू इंश्योर दैट every political party and candidate gets a fair and equal chance to compete। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी हो जाता है कि आप ये इंश्योर करो कि हर पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का मौका मिले, कि हर मतलब एक फेयर, वो चलता है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स देखने को मिले। तो इसीलिए कभी कभी इन इलेक्शन कैंपेन्स को रेगुलेट करना जरूरी है। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर छोटी पार्टी थी तो दब जाएंगी, ठीक है, बड़ी पार्टी जो है अननेसेसरी एडवांटेज ले जाएंगी, कोई धार्मिक मुद्दों में भड़का सकता है लोगों को। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से इन कैंपेन्स को रेगुलेट करना भी जरूरी है। इलेक्शन कैंपेन्स क्या है इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो बता दिया। अब इन्हें रेगुलेट कैसे करोगे रेगुलेट? तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट, ठीक है, इलेक्शन लॉ के हिसाब से कोई भी पार्टी कैंडिडेट ब्राइब नहीं दे सकता है, थ्रेटन मतलब वोटर को डरा नहीं सकता है, रिश्वत नहीं दे सकता है। एटलीस्ट ऑन पेपर तो यही है कि आप डरा नहीं सकते और पैसे से वोट नहीं खरीद सकते हो। अब रियलिटी क्या है, ठीक है, वो अलग चीज है। बाकी अगर जैसे आप देखोगे तो अगर कोई पकड़ में जाता है ना, तो इलेक्शन जो ऑफिसर है वहां पे, जैसे इलेक्शन कमिश्नर जो है, तो वो क्या कर सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। सारी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो उस तरह से क्या है कि आप पैसे से वोट नहीं खरीद सकते, आप डरा नहीं सकते हो। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, कास्ट और रिलीजन के नाम पे आप वोटर्स को अपील नहीं कर सकते हो। लेकिन आप जैसे एट टाइम्स देखते हो कि कुछ लीडर्स जो है तो रिलीजन का नाम लेके, कास्ट का नाम लेके वोटर्स को क्या करते हैं, अपील करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस कारण से कभी कभी बैन भी लगाया जाता है, रोका भी जाता है, कुछ कुछ किया भी जाता है, ठीक। फिर क्या है, यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। यहां पे समझो, आप कैंडिडेट हो, आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो, तो वो आप पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हो, ठीक है। और आप अगर पावर में, जैसे एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, अभी जैसे क्या है, मोदी जी पावर में है, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो वाराणसी से, तो वो वाराणसी में इलेक्टोरल कैंपेन के लिए जाएंगे। लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे इलेक्टोरल कैंपेन के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करोगे, पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कर लोगे, क्योंकि आप वो गवर्नमेंट का पार्ट हो। दो चीजें होती, देखो, एक गवर्नमेंट होती है और एक पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। गवर्नमेंट फिक्स्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी और जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है, वो अपने आप में गवर्नमेंट होती नहीं है। गवर्नमेंट देश का सिस्टम है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज उस सिस्टम को चलाने वाले हैं। मतलब ऐसा समझ लो कि पॉलिटिकल पार्टीज ड्राइवर है और गवर्नमेंट जो है वो कार है, ठीक है। तो कार रहेगी, ड्राइवर बदल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या है, यहां पे एक जो मतलब रेगुलेशन की बात आती है, कैंपेन्स को रेगुलेट किया जाए, तो वो ये है कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना हो इलेक्शन कैंपेन में, कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रही है अपने प्रचार प्रसार में। समझ में मेरी बात? वो चीज रहती है। स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 lakh इन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन असेंबली इलेक्शन। तो ये अमाउंट भी फिक्स कर दिया कि ज्यादा पानी की तरह पैसा मत बहाओ। लेकिन अब क्या होता है, वो रिकॉर्ड पे इतने दिखाते हैं, हमने तो 12 लाख ही खर्च किए, लेकिन वो पीछे 12 करोड़ 1200 करोड़ खर्च कर देते हैं, वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, क्वेश्चन ये अगर आता है तो समझ में आ गया कि वाई इलेक्शन कैंपेन्स आर नेसेसरी। अब अगली चीज ये आता है कि एट टाइम्स इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड, क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इलेक्शन कैंपेन्स आर moving into the wrong direction, therefore its regulation is very essential. So how can election campaigns be regulated? ठीक है, तो आप ये पॉइंट्स लिखेंगे कि according to our election law no party or candidates can। तो ये सारी चीजें जो है आपको इलेक्शन कैंपेन के रेगुलेशन के लिए लिखना होगी, ठीक है। अब आता है क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लग जाती है, सुना होगा आपने। तो यहां पे वो चीज भी बताई गई कि इन एडिशन टू द लॉज all political parties in country have to agree to the model code of conduct for election campaigns. According to this no party or candidate can। मतलब एक चीज जो और है इलेक्शन में, वो क्या है इलेक्शन कैंपेन्स में, कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आप एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अबाइड करें। मतलब इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है कि सारी पॉलिटिकल, जैसे ऐसा रहता है ना कि आप कोई गेम खेलने जा रहे हैं, तो कुछ गेम के बेसिक रूल्स होते हैं। फुटबॉल खेल रहे हैं तो आप पैर से खेलोगे, हाथ में लेकर रग्बी नहीं बनाना उसकी, ठीक है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से इलेक्शन कैंपेन में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये क्लियर गाइडलाइन दी जाती है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जैसे आ जाएगा यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है, फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। आप मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, चर्च में जाके, गुरुद्वारा में जाके इलेक्शन का प्रचार प्रसार नहीं करोगे। धर्म और पॉलिटिक्स, ठीक है, मतलब रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है इनको अलग अलग रखो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो क्या, यूज ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, ये नहीं होना चाहिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब सवाल ये बनता है यहाँ पे कि व्हाट आर दी थिंग्स विच पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय अंडर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या जाएगा कि आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप में अपना इलेक्शन प्रोपेगेंडा लेके नहीं जाओगे, ठीक है। आप दर्शन करने जा रहे हो वो चीज अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहां जाके आप भाषण दे रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी इस धर्म के लोग खड़े हैं, ठीक है, वो नहीं चलेगा। समझ में आया?
यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। वही वाली चीज है क्या कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया जाए इलेक्शन कैंपेन के लिए। तो वैसे ही आप गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार में नहीं करोगे, कैंपेनिंग में नहीं करोगे, अपनी सिक्योरिटी के लिए करोगे, वो अलग चीज है। देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अब बोलोगे सर प्राइम मिनिस्टर के साथ में बॉडीगार्ड तो जाते हैं, तो वो उनकी सिक्योरिटी के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं। ऐसा तो नहीं सिक्योरिटी गार्ड से बोल रहे कि भैया तू बीजेपी का वो पहन के चल, आया समझ में। तो यूज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल्स, ऑफिशियल्स और एयरक्राफ्ट कैंपेन के लिए नहीं होगा अपने, अब क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी तो है, वो कैंपेन कर रहे हैं, वो अलग चीज है, प्राइम मिनिस्टर भी तो है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। Once elections are announced, ministers shall not lay foundation stone of any projects that take any big policy decision or make any promise of providing public facilities। ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभी जो रूलिंग पार्टी रहती है उसके पास एक अपर एज रहता है कि इलेक्शन में तो सभी को एक साथ कंपीट करना है, ठीक है। तो जो अपोजिशन में, जो पावर में नहीं है वो भी कंपीट करेगा, और जो पावर में है, जो मिनिस्टर बन के बैठे वो भी कंपीट करेंगे, दोनों ही इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो पावर में बैठा है तो उस इंसान के पास ऐसा है कि लोगों को इलेक्शन से पहले पटाया कैसे जाए, तो उन्होंने बोल दिया कि इलेक्शन, जब इलेक्शन की डेट वेट अनाउंस हो जाएगी ना, उसके बाद में मैं क्या कर दूंगा, उसके बाद में मैं बोल दूंगा कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाऊंगा, एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाऊंगा, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा। बस सारे वोटर्स वाह 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 करेंगे और क्या हो जाएंगे, मुझे वोट दे देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि अब क्या है कि जो कैंडिडेट पावर में था उसके पास तो मतलब जो पहले से मिनिस्टर बन के बैठा था उसके पास, क्योंकि ये पावर है, पावर इसलिए नहीं कि वो कैंडिडेट है, पावर इसलिए क्योंकि वो पहले से जीता हुआ है। तो यहां पे कोड ऑफ कंडक्ट में एक चीज ये इंश्योर करी जाती है कि एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे ना, उसके बाद में कोई मिनिस्टर अपनी जगह पे हो आप, लेकिन जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाओगे तो आप उसी कैंडिडेट के बराबर हो जो अपोजिशन में आपके लिए, आपके सामने कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल वहां नहीं करोगे, पावर का इस्तेमाल ऐसे नहीं करोगे कि आप किसी बड़े फाउंडेशन प्रोजेक्ट का, मतलब किसी बड़े प्रोजेक्ट का फाउंडेशन ले डाउन नहीं करोगे, ठीक है। आप अपनी पावर का ऐसे इस्तेमाल नहीं करोगे कि आप क्या कर रहे हैं कि वोटर्स को अपील करने के लिए कोई पॉलिसी डिसीजन अनाउंस करते रहे इलेक्शन से तुरंत पहले ही, ताकि लोग क्या कर जाए, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। वो चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है, उस चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। समझ में आई मेरी बात? तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज, टॉपिक्स एसोसिएटेड विद इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन हो गई। अब क्या हो रहा है, अब पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट पे आ गए आप। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। अब देखो क्या है, सारे लोग जो है ना, उन्होंने देख लिया हमारा कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट ने आ गए, प्रचार प्रसार करके चले गए, ठीक है, वोट दो टाइप से। अब क्या होगा कि जनता जो है, ठीक है, जनता जो है तो पर्सन नेम इन वोटर लिस्ट, ठीक है, जो लोग वोटर्स हैं दे कास्ट देयर वोट, ठीक है। और जिस दिन वो वोट देने जाएंगे उस दिन को क्या कहते हैं, पोलिंग डे या फिर वोटिंग डे कहते हैं कि आज चुनाव है, नहा धो के बढ़िया, ठीक है, मस्त। वो एक मीम नहीं है बाबूराव वाला कि संडे को आना मस्त नहा धोके, तो वैसे क्या है, लोग उस दिन छुट्टी भी रहती है, ठीक है, जिस दिन वोटिंग रहती है उस दिन देश में छुट्टी कर देते हैं, तो लोग वोट देने जाते हैं अपना बढ़िया बकायदा, ठीक है, पोलिंग बूथ पे जाते हैं। यूजुअली लोकल स्कूल्स और गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, लोकल स्कूल जो होते हैं उन्हें पोलिंग बूथ कहा जाता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग, मार्किंग एंड कास्टिंग देयर वोट। तो वहां पे क्या होता है, पोलिंग बूथ पे जाते हैं, कोई गवर्नमेंट स्कूल हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, वहां पे आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है कि इस इंसान का वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, 18 साल का हो गया, हाँ वोटर लिस्ट में नाम है। फिर क्या है, ऐसे उंगली पे आप देखो ना लोग फोटो सेल्फी डालते हैं, फिर तो मार्क कर दिया जाता है कि हाँ इन्होंने क्या करा, अपना वोट दे दिया है, और फिर अपना वोट दे देते हैं, अपना वोट दिया, ठीक है। और वोट देने के बाद में आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये वोटिंग सब हो गई, लेकिन ये कैसे इंश्योर करते हैं कि अंदर कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। तो आप जैसे देखेंगे ना, अलग अलग पार्टीज के कैंडिडेट्स जो रहते हैं, ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट ऐसा नहीं कि जो चुनाव लड़ रहा है वही वो वहां पे जाके बैठ जाएगा, बाकी और जो छुट भैया की बात कर रहे हैं हम कि बहुत सारे क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, तो वो पोलिंग बूथ के वहां जाके बैठते हैं, वो लोग वो देखते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है, कहीं किसी को डराया धमकाया ना जा रहा हो, चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हो। तो हाउ कैन वी इंश्योर दैट द इलेक्शंस टेक प्लेस इन अ फेयर वे? तो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स कि जिसमें क्या होता है कि सारे पार्टी के जो लोग रहते हैं वो उस प्रीमाइसिस के बाहर खड़े हो सकते, बैठ सकते हैं कि चीजें सब कुछ सही चल रही हो, पुलिस रहती है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या है, शांतिपूर्ण तरीके से वोट पोलिंग हो जाती है, मतलब लोग क्या कर देते हैं, अपना वोट दे देते हैं, और पोलिंग होने के बाद अब होगा काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, पहले समझ लो, ठीक है, मैंने अननेसेसरी लिखा नहीं है, समझने वाली चीजें हैं सब। तो पोलिंग कैसे होती है सर? तो पहले लोग क्या करते थे, बैलेट बॉक्स में अपना वोट देते थे, मतलब पहले ऐसे एक डब्बा रहता था, उसमें क्या है, पेपर के ऊपर सारे वो पार्टी के कैंडिडेट्स के नाम और सिंबल रहते थे, आपको थप्पा लगाना रहता था, अपना थप्पा लगा के वो पर्चा फोल्ड करके सब बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। और फिर क्या होता था, इलेक्शन कमीशन की जो टीम रहती थी तो वो गिनती थी कि कितने वोट किस पार्टी को पड़े, और उस तरह से गिन गिन के एक एक करके सब कुछ मैनुअल होता था। पहले बैलेट बॉक्स होते थे ऐसे, ठीक है। तो बैलेट वोटिंग से आप किस तरफ शिफ्ट कर गए, हम ईवीएम की तरफ। ईवीएम मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई है, तो उसमें क्या है, इस तरह से बटन रहती है, ऐसे कैंडिडेट रहते हैं, कैंडिडेट के पार्टी सिंबल रहते हैं, ठीक है।
तो सबके सामने एक बटन दबा रहता बना रहता है, बटन को दबा दो तो मतलब आपका वोट उनको चलेगा। अब अभी कुछ समय पहले ऐसी लड़ाई होती थी कि क्या गारंटी है कि ईवीएम सही है, ईवीएम में तो गड़बड़ हो सकती है। तो फिर क्या है, वीवीपैट करके भी एक मशीन आती पता है, जो 2019 के इलेक्शन में इस्तेमाल की गई। क्या है वीवीपैट में, तो एक मशीन यहाँ बाजू में रख ली जाती है, उसमें क्या होता है कि आपने जिसको वोट दिया तो घूम के एक पर्ची आती है, दिखती है कि हाँ आपने इनको वोट दिया है, तो आप देख लो भैया आपने बीजेपी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया, तो आपकी वो पर्ची घूम के आएगी, आपको दिखा देगी, और वो फिर वो क्या पर्ची नीचे गिर जाती है, ठीक है। और फिर अगला वोटर आएगा, अगला वोटर मान लो कांग्रेस को वोट दे रहा, तो फिर वो घूम के उसको मशीन के अंदर ही कांच के अंदर, ऐसा नहीं कि तोड़ के निकाल लोगे पर्ची, आप दिखेगा कि हाँ इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, ठीक है। तो वो वीवीपैट मशीन का भी इस्तेमाल होता है अभी इलेक्शंस में, ठीक। तो इस तरह से बैलेट बॉक्स से ईवीएम की तरफ अब वोटिंग सिस्टम हमारा शिफ्ट हो गया है। समझ में आया कैसे काम करता है वो समझा रहा हूं मैं। अब चलो वोट डल गए, अब वोट डलने के बाद क्या होगा कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इन सबको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, इन सबको इकट्ठा किया जाता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन के लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इकट्ठा किया जाता है, एक सेफ प्लेस पे ले जाके काउंटिंग होती है, काउंटिंग होती है, और फिर जिस दिन तय किया जाता है ना कि काउंटिंग हो रही है, तो काउंटिंग जिस दिन हो रही होती है उस दिन फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि किस कंस्टिट्यूएंसी से कौन जीता। अब जो जीता वो फटाके फोड़ रहा है, मिठाई बंटवा रहा है, क्योंकि वो जीत गया, फिर वो अपनी रैली वेली करता है, वो विजय रैली बनाते हैं, और इस तरह से ये तय हो जाता है कि हाँ इस कंस्टिट्यूएंसी से ये कैंडिडेट जीत गया है, और यहां पे हमारा जो पूरा इलेक्शन वाला पार्ट था वो कंप्लीट होता है। स्वाहा, ठीक है, स्वाहा मतलब क्या है, यहां इलेक्शन कंप्लीट होते हैं। समझ में आई मेरी बात। तो अब जरा मैं आपका थोड़ा सा और समय लेना चाहूंगा, ठीक है। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, ये तीसरे पिलर पे चले जाएंगे जो मैंने बताया ना कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे, लेकिन उससे पहले आप समझ लो हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया। चलो आओ कनेक्ट करते हैं, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। कोई ने अगर लेक्चर यहां से ज्वाइन किया तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। फिलोसॉफिकल एंड पे जिसे अगर आप देखोगे तो फिलोसॉफिकल एंड पे हमने क्या पढ़ा, वो सारी चीजें कि इलेक्शंस होना जरूरी है क्या, ठीक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद में कंपटीशन जरूरी है क्या, तो कंपटीशन वाली बात हमने पढ़ ली। कंपटीशन के बाद में हमने एक और चीज क्या देखी थी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो हमने देख लिया डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। फिर दूसरे पिलर पे जब आप आए चैप्टर के, तो दूसरे पिलर में हमने क्या पढ़ा, दूसरे पिलर में हमने पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। तो हमने इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ी, पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस पढ़ी, ठीक है। इलेक्टोरल प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा, तो अब यहां पे ध्यान रखो मेरी बात, क्या सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे गए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड करी आपने, फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गई। कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व करने के बाद में अब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बना दी, वोटर कौन होगा, फिर आपने वोटर लिस्ट प्रिपेयर करी, ठीक, वोटर लिस्ट बनाई आपने। वोटर लिस्ट के बाद में फिर आपने क्या करा, अब वोटर तो तैयार है, नहा धो के आ गए हो, तो वोट किसे देंगे, तो फिर कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन, तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, नॉमिनेशन हुआ। मतलब ये एक तरीका है किस चीज का, जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप चैप्टर बुक में पढ़ लिया आपने सारा सब कुछ, लेकिन आंख बंद करो ना तो चैप्टर दौड़ लगा जाना चाहिए आंखों के पीछे। वो इस तरह से होता है जब आप क्या करते हैं, पॉइंटर्स को रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या। नॉमिनेशन हो गया, अब नॉमिनेशन के बाद में क्या होता है, वो नॉमिनेट तो हो गया, वो कैंपेन करेगा, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, इलेक्शन कैंपेन, क्या लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं। इलेक्शन कैंपेन्स के बाद में क्या है, उसने प्रचार प्रसार पूरा कर दिया, वोट दो वोट दो। अब लोग पसंद आएंगे तो वोट देंगे, तो लोग वोट देने कहां जाएंगे, तो पोलिंग होगी, ठीक है, तो पोलिंग होगी, पोलिंग के बाद में क्या होगा, काउंटिंग होगी। पोलिंग और काउंटिंग हो गई, अब पोलिंग और काउंटिंग के बाद में क्या होगा, पोलिंग हो गई, काउंटिंग हुई, अब जो जीता वही सिकंदर हो जाएगा, मतलब जिसको ज्यादा वोट मिले वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत गया। तो ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा, ठीक है, मतलब इलेक्टोरल प्रोसेस जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो चैप्टर का तीसरा पिलर है हम उस पर बात करते हैं। तीसरा पिलर क्या है हमारा चैप्टर का, तीसरा पिलर जो मैंने बताया ना कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, कि चलो सर इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आ गया हमारे को कि क्या क्या होता है, वोटर लिस्ट वगैरह ये वो सारी चीजें। अब आप हमें ये बताओ कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, क्या इंडिया में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो डेमोक्रेटिक है, तो हाँ वो सारी चीजें जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, वो सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। कैसे देखने को मिल रहे हैं एक बार चेक करते हैं। तो यहां पे जैसे आप देखोगे व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, तो इलेक्शंस जो है ना, ठीक है, तो एट टाइम्स हम देखते हैं कि देयर आर अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। जैसे क्या है, जैसे आप देखोगे तो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस ये होती है कि कभी कभी वही वाली बात है कि वोटर लिस्ट में फॉल्स नेम देखने को मिल जाते हैं, जेन्युइन नाम जो है वो वोटर लिस्ट से हट जाता है। वो भूतनाथ मूवी वाला सीन आ गया यार, ठीक है, मर गए लेकिन फिर भी उनके नाम से वोट पड़ रहे हैं, ठीक। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी हमेशा चौड़ में रहती है क्या, कि हमारी तो सरकार है, तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज को कभी कभी मिसयूज कर लेती है। मनी मसल पावर का इस्तेमाल होता है बड़ी बड़ी पार्टीज के द्वारा, ठीक है। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन दी पोलिंग डे, मतलब इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स मतलब वोटर्स को डरा धमका दिया जाता है, उनको बहला फुसला के पैसे देके किसी भी तरह से पोलिंग बूथ को रिग कर लिया जाता है। रिगिंग ऑफ द पोलिंग बूथ मतलब क्या है कि पोलिंग बूथ पे वहां पे कोई बंदूक लेके खड़ा है और ऐसे दिखा रहा है बंदूक आपको कि हाँ बताओ किसको वोट देके आ रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है एट टाइम्स आप देखेंगे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस होती है।
लेकिन ठीक है, फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन अ स्केल सो टू डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द इलेक्शन। लेकिन ये छुटपुट आपको क्या चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये उस स्केल पे नहीं होती कि पूरा पर्पस ही डिफीट कर दे। ठीक है, अब ऐसा कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी जमीन नहीं, तो समस्याएं तो है, ठीक है, समस्याएं रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्शंस ही पूरे अनडेमोक्रेटिक हो गए। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? तो देयर आर सम ड्रॉबैक्स, देयर आर सम नेगेटिव साइड, लेकिन उसके ऊपर भी अगर आप जाओगे तो उसके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, कुछ ऐसी चीजें भी है, मतलब आप कमी को देखोगे तो कमी दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसे देख के हम क्या बोल सकते हैं कि नहीं यार ये सारी चीजें तो इंडिया में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। ठीक है, तो पहली चीज क्या लिखेंगे आप, वेदर इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक और नॉट डिपेंड्स ऑन हु कंडक्ट्स द इलेक्शन। ठीक है, वेदर द वोटर्स आर हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू वोट फ्रीली एंड विदाउट एनी फियर और नॉट। ठीक है, अगर मान लो कुछ गलत हो रहा तो क्या वो इलेक्शन को कैंसिल किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिला के इलेक्शन कंडक्ट कौन करवा रहा है, ठीक है, उसकी क्या सैंक्टिटी है, उसकी क्या लेजिटिमेसी है। तो जैसे आप देखेंगे इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम किसका है, इलेक्शन कमीशन का। तो हमारे एट प्रेजेंट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है, सुशील चंद्रा। ठीक, तो अब जैसे इलेक्शन कमीशन क्या है, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो क्या करती है, जो इलेक्शन कंडक्ट करवाने का काम करती है। अब इलेक्शन कमीशन के पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, सवाल यहां पे बन जाता है। सवाल समझ रहे हो, देखो सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझना, पावर्स यहां पे हम पढ़ लेंगे पूरी और, लेकिन सवाल को बहुत अच्छी तरह से समझना कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो आप लिखेंगे इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक इसलिए क्योंकि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, लोग, और आगे जैसा भी टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि लोग एक्सेप्ट करते हैं जो भी आउटकम निकल के आता है उसे। आप ये भी पढ़ोगे अभी आगे क्या, कि पार्टिसिपेशन जो लोगों का वो ये बताता है कि लोग विश्वास रखते हैं इलेक्शन में, तभी तो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब क्या होता है, उसके अंदर से क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है तो इलेक्शन कमीशन की पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो यहां से एक एक चीज को नोट करते चलना। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो होता है ना हमारा, वो क्या कर रहा है, मतलब वही हमारा आंसर भी वही बनेगा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इंडिया के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना रहा है। तो कैसे बना रहा है, तो जैसे अगर आप देखेंगे तो इलेक्शन कमीशन एंजॉयज द सेम पावर एज जुडिशरी। ठीक है, सेम पावर एज जुडिशरी मतलब क्या, कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है तभी वो सही निर्णय निरपेक्ष रूप से ले पाती है, कि किसी को भी फेवर नहीं करेंगे, जो सही होगा वो बताएंगे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है एग्जीक्यूटिव का, लेजिस्लेचर का। वैसे ही आप देखेंगे तो जो हमारे इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन जो है तो इट आल्सो एंजॉयज द सेम पावर एज जुडिशरी। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट वंस अपॉइंटेड नॉट आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट और द गवर्नमेंट। अब इसका मतलब ये एक वो चीज बता रहा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट जरूर फॉर्मली प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन एक बार अपॉइंट करे बाद ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट बोलेंगे मैंने तुम्हें अपॉइंट किया था ना, मैं जैसा बोलूंगा वैसा करोगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हैं। ही इज नॉट आंसरेबल, शी और ही, मतलब फीमेल भी तो बन सकती है, इसके लिए स्कोप रखो ही और शी। ठीक है, तो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट once appointed not answerable to president or the government। समझ में आया? virtually impossible to remove the chief election commissioner। तो उनका जो टर्म पीरियड रहेगा, अच्छा एक चीज बताता हूं, जैसे चुनाव 5 साल में होते हैं ना, लेकिन इनका जो टर्म पीरियड रहता है 6 साल का रहता है इलेक्शन कमिश्नर का। कारण मतलब ऐसा नहीं है कि वो चुनाव खत्म करवा के लेंगे, बाकी 6 साल का टर्म पीरियड रहता है। तो एक बार अपॉइंट हो जाता है तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू, मतलब वर्चुअली इम्पॉसिबल टाइप से है। फिर वो पूरी प्रोसेस रहती है कि स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में वो लाओ बिल और ये सारी चीजें। ठीक है, ताकि क्या हो, ताकि वो बेफिक्र होकर अपना काम कर सके। इसके लिए उनकी इंडिपेंडेंस जो है, इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस जो है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इलेक्शन कमीशन जो है तो उसमें इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी लोगों की मिलकर एक बॉडी रहती है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की मदद से, जैसे आप देखो ना सरकारी स्कूल के जो शिक्षक वगैरह रहते हैं तो उन सबको इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। तो इन सब की मदद से क्या होता है, ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हो गया। अब क्या होता है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशंस इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर लिखने को आता है कि व्हाट आर द पावर्स विथ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो आप ये सारी पावर्स लिखेंगे। व्हाट मेक्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट में आप ये लिख सकते हैं कि उनके पास में जुडिशरी जितनी पावर होती है वर्चुअली इंपॉसिबल होता है रिमूव करना। ही इज नॉट आंसरेबल, ही और शी इज नॉट आंसरेबल टू दी प्रेसिडेंट और एनी अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, सो दैट ही कैन डू हिज वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी फियर। ठीक है, तो ये चीज इलेक्शन कमीशन को इंडिपेंडेंट बनाती है अगर क्वेश्चन आता है तो। और पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, तो ये रहे पावर। देखो, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन on every aspect of conduct and control of elections from the announcement of the election to the declaration of result। इलेक्शन होना है तो इलेक्शन में जो भी होना है, अनाउंसमेंट, डेट अनाउंसमेंट, रिजल्ट कब, मतलब कहां कब वोटिंग होगी, पोलिंग होगी, काउंटिंग होगी, कब निर्णय आएगा, ये सारी चीजें के से जुड़े हुए जो निर्णय है वो कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन लेता है। ठीक है, इट इंप्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट।
अगर कोई पार्टी है, कोई कैंडिडेट है जो कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसे वायलेट कर रहा है, तो उसको पनिश करने की भी पावर किसके पास में? इलेक्शन कमीशन के पास में। ठीक है, तो पावर ध्यान रखना, डिसीजन मतलब डिसीजन टेकिंग पावर रिगार्डिंग इलेक्शन पूरी है। ठीक है, पनिश करने की पावर है इफ समवन इज वायलेटिंग द कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे वो देखा होगा ना आपने, कभी कभी कुछ लीडर्स को बैन कर दिया जाता है, कुछ लीडर्स को जो है रैली करने से रोक दिया जाता है। अभी जैसे आप देखेंगे तो थर्ड वेव के माहौल में क्या बोल दिया कि भैया डिजिटल रैली कर लो। ठीक है, तो वो सारी चीजें रहती है। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस टू प्रिवेंट यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर्स टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शंस। ठीक है, और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। अब क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट जब पावर में रहती है तो आपने देखा होगा कि इलेक्शन के टाइम पीरियड में तबादले बहुत होते हैं, मतलब ट्रांसफर्स बहुत होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन बोल सकता है कि क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, रोक दो, नहीं ये आदमी यही काम करेगा। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि कोई एक एमएलए है, उसे लगता है कि यार उसके डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो है वो खतरनाक है। ठीक है, खतरनाक इन द सेंस है कि वो मुझे कुछ गड़बड़ करने नहीं देगा, तो इलेक्शन के पहले मैं कलेक्टर बदलवा देता हूं। तो इलेक्शन कमीशन यहां पर इंटरवीन करके रोक सकता है। समझ में आया ना? तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड, और एक बार जैसे क्या होता है आचार संहिता वगैरह लग जाती है तो फिर आप ट्रांसफर भी नहीं करोगे। समझ में आ गया? तो उसके इलेक्शन के पहले ही क्या है, उठापटक इधर उधर करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को लगता है कि ये ट्रांसफर सही है सही नहीं है, तो वो रोक सकते हैं। तो ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइंस। ठीक है, टू प्रिवेंट द यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर टू एनहांस इट्स चांसेस टू विन इलेक्शन और टू ट्रांसफर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। हर कंटेक्स्ट में कि गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इस पे चेक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट चलाना गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इलेक्शन को गवर्नमेंट अपने फेवर में टिल्ट कर ले, ये डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा, और उस चीज को चेक करता है इलेक्शन कमीशन। ठीक, व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। अब मान लो क्या है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी शिक्षक है, ठीक है, तो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक उनसे बोल दिया कि तुम्हारी ड्यूटी लगी, जाओ इलेक्शन कमीशन के साथ में काम करो। तो अब वो इंसान जो है वो शिक्षक नहीं रह गया, वो इलेक्शन कमीशन का इंसान है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहा है। तो जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, फिर उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, तो व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। फिर आप गवर्नमेंट के नहीं रह जाते, फिर आप इलेक्शन कमीशन के हो जाते हो। समझ में आई मेरी बात? और इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द पावर्स। पावर्स समझ में आई? पावर्स लिख पाओगे तो फंक्शंस, पावर्स, किसी भी तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर दी थिंग्स, व्हाट आर दी पॉइंट्स व्हिच इंश्योर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो भी लिख सकते हो आप। तो ये पूरा इलेक्शन कमीशन के बारे में एक टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, अब इसका ब्रॉड टॉपिक क्या है? व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो हम लिख सकते हैं कि इन इंडिया वी हैव एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, हु एक्सरसाइज मल्टीपल पावर्स and which proves that elections in India are democratic। अगर बड़ा क्वेश्चन आता तो एक पार्ट आपका इलेक्शन कमीशन रहेगा और दूसरे पार्ट आगे रहेंगे, वो बता रहा हूं। ठीक है, तो और अगर इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आता है तो वो भी आपको बनेगा। समझ में आई मेरी बात? अब यहां पे एक चीज है कि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने क्या देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। उसने एट टाइम्स ऐसे डिसीजंस लिए हैं कि जहां पे क्या हो कि वो गवर्नमेंट की जो लैप्सेस है ना, कि गवर्नमेंट अगर मान लो कहीं पे कुछ गड़बड़ करने का सोच रही तो उसने गवर्नमेंट को लताड़ा भी है इलेक्शन कमीशन ने। एंड दिस प्रूव्स कि अगर इलेक्शन कमिश्नर ऐसे डिसीजन ले पा रहा है तो वो इस कारण से ही ले पा रहा है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट इलेक्शन पावर गिवन टू द इलेक्शन कमीशन आर नॉट फॉर्मल पावर। ठीक है, दे आर द रियल पावर। ठीक है, तो रियल पावर है वो एक्सरसाइज करते हैं। और एक बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, नाम स्लिप हो रहा है, तो उनके टाइम पीरियड में मतलब जैसे उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन की क्या पावर हो सकती है। क्या नाम था यार? विनोद राय, हाँ शायद यही नाम है। नहीं, वो तो कैग के थे, मतलब नाम मुझे स्लिप हो रहा है। तो इस तरह से क्या है, जैसे इलेक्शन कमीशन की पोजीशन अगर सही इंसान बैठा है वहां पे, तो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन देश में डेमोक्रेसी को बांधे रखती है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब वही मतलब अब वो बड़े क्वेश्चन पे आ जाओ कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो एक तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे पास, दूसरी चीज जो है वो क्या है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन जो है ना, पार्टिसिपेशन ये क्लियर मैसेज दे रहा है। क्या पार्टिसिपेशन ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना वो डेमोक्रेटिक है, तभी तो जनता पार्टिसिपेट कर रही है। मतलब सिंपल सी चीज है, क्वालिटी ऑफ इलेक्शन डिपेंड्स ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। ठीक है, मतलब हाउ एंथुसियास्टिक पीपल आर और आर दे नॉट एंथुसियास्टिक अबाउट द इलेक्शन। ठीक है, लोगों के अंदर उत्साह कितना है इलेक्शन को लेके। अगर लोग उत्साहित हैं इलेक्शन को लेके, इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो ये ही क्वालिटी ऑफ इलेक्शन को दर्शाता है। तो if the election process is not free and fair, people will not continue to participate in exercise। ठीक है, तो people's participation itself is a point which proves that elections in India are democratic। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि
आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो हियर वी हैव द डेटा, ठीक है, हम डेटा के बेसिस पे बोल रहे हैं कि लोग इंडिया में इलेक्शन में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब एक एक से समझते हैं। जैसे क्या है, अब मतलब क्वेश्चन ये आएगा कि एक जो सब क्वेश्चन बनेगा, देखो ब्रॉड क्वेश्चन तो वही चल रहा है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। अब पॉपुलर पार्टिसिपेशन, अब अगर एक सब क्वेश्चन ये बन गया है कि इट इज बीइंग सेड दैट पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस इन इंडिया इज वेरी हाई, प्रूव हाउ। तो अब आप फिर लिखेंगे कि हम किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन हाई है, तो वो हम इस बेसिस पर बोलेंगे। देखो ये रहा वो बेसिस कि जो वोटर टर्नआउट फिगर है ना हमारा, ठीक है, वोटर्स टर्नआउट फिगर है, ठीक है, तो वो पीपल्स पार्टिसिपेशन को दर्शाता है। वोटर्स टर्नआउट फिगर क्या होता है? तो टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। मतलब वोट देना तो एक तरह से ऐसा है ना यार, छुट्टी का देना है, बढ़िया घर बैठेंगे, चिल करेंगे, लेकिन हम जाते हैं, उठ के वोट देने जाते हैं, धूप में वहां लाइन में खड़े रहते हैं और फिर वोट दे के आते हैं और फिर एक सेल्फी डालते हैं ऐसी, ठीक है। तो ये जो वोटर्स टर्नआउट फिगर है, मतलब कि जितने भी एलिजिबल वोटर है ना, उन एलिजिबल वोटर में से कितने लोग कास्ट कर रहे हैं वोट। अब यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, ब्लू कलर की लाइन इंडिया के लिए है और ये पिंक कलर की लाइन है यूके के लिए। तो जहां पे यूके में एक समय में 1990s में 78% हुआ करता था वोटर्स टर्नआउट, ठीक है, मतलब वोटर्स टर्नआउट फिगर यानी कि कितने परसेंट लोग जो है एलिजिबल वोटर है वो वोट देने जा भी रहे हैं एक्चुअली नहीं, ठीक है। तो पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, फिर वो डिक्लाइन हुआ है। कहां पे? ब्रिटेन में। जैसे आप यूनाइटेड किंगडम की बात करो तो यूनाइटेड किंगडम में ये डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इंडिया से कंपेयर करोगे ना, देखो इंडिया का फिगर, तो इंडिया का फिगर क्या है, एक समय में इंडिया में 50%, 56% लोग ही वोटर्स टर्नआउट फिगर दे रहे थे, लेकिन वो या तो स्टैग्नेंट रहा है या फिर ग्रो करा है। मतलब क्या है, ये ग्रो करना यानी वोटर्स टर्नआउट फिगर ग्रो करना, मतलब लोग एंथुसियास्टिक हो रहे हैं किस चीज को लेकर, लोग एंथुसियास्टिक हो रहे हैं उस चीज को लेकर कि हाँ वो एलिजिबल है वोट देने के लिए जा रहे हैं वो। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपको चीजों को करेक्ट करना होगा। फिर क्या है, इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्ज प्रोपोर्शंस एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन, ठीक है। अब ये भी क्या है, ये पॉपुलर पार्टिसिपेशन को ही दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखोगे ना वेस्टर्न डेमोक्रेसी से अगर आप बात करोगे, यहां देखो ये सोशल ग्रुप बताए गए हैं, ठीक है। सोशल ग्रुप में जैसे अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट और अपर कास्ट। तो अपर कास्ट 56% है, अगर मतलब टोटल जो वोटर टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट आपने देखा कि वोटर टर्नआउट बढ़ रहा है, 66% तक आ गया है, लेकिन जो 66% है उस 66% में भी कौन से लोग ज्यादा है, माइक का वायर कहां जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो 66% में भी कौन ज्यादा वोटर है, तो जैसे आप देखेंगे ना क्या देखने को मिल रहा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मतलब इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज्ड लोग जो है ना वो ज्यादा वोट देने जा रहे हैं, ठीक है। और इसी को कंपेयर करोगे वेस्टर्न कंट्रीज से, तो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे व्हाइट्स जो है, ठीक है, व्हाइट्स, ब्लैक्स और हिस्पैनिक, ठीक है, ये लोग जो है ये लोग कम वोट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज से कंट्रास्ट में है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो एडुकेटेड है, कह सकते हैं जो प्रिविलेज है ना, वो लोग ज्यादा वोट देते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे, लेकिन हमारे यहां जैसे आप देखोगे तो जो इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज है, वो लोग ज्यादा वोट देते हैं। ये समझ पा रहे हैं क्या मैसेज क्या देना चाह रहा है? इस चीज से मैसेज ये मिल रहा है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो पुअर है, इलिटरेट है, वो अगर वोट देने ज्यादा जा रहे हैं, उनका प्रोपोर्शन अगर ज्यादा है, मतलब उन्हें उम्मीदें हैं कि हमारी समस्याएं, हमारी गरीबी, हमारी मतलब अगर हम अशिक्षित हैं, अगर हम अंडर प्रिविलेज्ड हैं, तो हमारी समस्याएं वोट देने से खत्म होगी। क्यों? क्योंकि हम वोट देके हमारी पावर एक्सरसाइज करके सरकार चुनेंगे और सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरह से इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड अंडर प्रिविलेज्ड पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड सेक्शन। एंड व्हाई? तो उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको समझा दिया, समझ में आया? और ये कंट्रास्ट में है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ में। वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ में जो पुअर, इलिटरेट है, अंडर प्रिविलेज्ड, उन्हें ऐसा लगता है कि क्या ही होगा हमारा डेमोक्रेसी से, ठीक है। तो ये बताता है कि इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है क्योंकि पीपल्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। तो वो पीपल्स पार्टिसिपेशन आपको वोटर्स टर्नआउट फिगर में इंक्रीज देखने के साथ मिलेगा। वो पीपल्स पार्टिसिपेशन आपको सोसाइटी के डाउनट्रोडन सेक्शन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट वोटिंग देने में देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ क्या होगा कि कॉमन पीपल जो है ना कंट्री में, तो कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शन। मतलब एक आम नागरिक जो है उससे अगर पूछा जाए डू यू थिंक योर वोट मेक्स अ डिफरेंस, क्या आपको लगता है कि आपके चुनाव में वोट देने से बदलाव आएगा? तो देखो क्या कहते हैं लोग, 67% लोग जो है वो क्या बोलते हैं, हैज इफेक्ट। वो बोलते हैं हाँ मेरा वोट जो है वो क्या करता है, फर्क लाता है, ठीक है, मेरा वोट जो है वो फर्क लाता है। तो दे फील, मतलब कॉमन पीपल का जो पार्टिसिपेशन है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन की हम बात कर रहे हैं सब टॉपिक की, तो पॉपुलर पार्टिसिपेशन आपको यहां देखने को मिलता है कि कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस, ठीक है। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम, ठीक है। फिर क्या अगली चीज, दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स
इन द वे थिंग्स आर रन इन दी कंट्री, ठीक है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि उनका वोट मैटर करता है, जिस तरह से देश में चीजें चल रही है, अगर वो वोट देंगे तो चीजें को सुधार पाएंगे। जैसे उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये सरकार अच्छी नहीं है, करप्शन है, तो हम हमारे वोट से सरकार बदल देंगे तो करप्शन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि एक बोलते हैं ना कि होप जो है, होप्स आर वेरी हाई, ठीक है, एंड दिस शोज दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, पॉपुलर पार्टिसिपेशन यहां प्रूव होता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? देखो मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्रिस्टल क्लियर हो जाओ एकदम। ये कहने को वन शॉट रिवीजन है, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, कहने को वन शॉट रिवीजन है, लेकिन डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। इफ यू एग्री विद मी, हिट द लाइक बटन और बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो वन शॉट है, लेकिन वो वन शॉट 2x पे देख के आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस एंड व्हाट आर देयर नोशंस, एंड दिस इज बीइंग प्रूव्ड बाय द डेटा बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। एक और चीज जो ये प्रूव करती है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, वो क्या है कि द इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द इयर्स। आउट ऑफ एवरी 7 वोटर इज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। इंटरेस्ट जो है, तो देखो 1996 में मात्र जो है, ठीक है, दोज हु पार्टिसिपेटेड इन एनी इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी इन इंडिया, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1996 में जैसे देखो कि 8% लोग जो थे वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट देते थे, लेकिन ये नंबर बढ़ता चला गया। 2004 में 32% लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी ना किसी प्रकार क्या, वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटी में, ये भी हो सकता है कि किसी नेता के लिए क्या कि पोस्टर चिपकाया हो, ठीक है। तो किसी भी तरह की इलेक्शन एक्टिविटी में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसका नंबर बढ़ रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है। हर 7वें में, मतलब हर 7वां वोटर जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है, या फिर कह सकते हैं ना कि फॉलोवर है। तो ये दर्शाता है कि लोग जो है उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दे बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड दे बिलीव इन डेमोक्रेसी, दे बिलीव इन इलेक्शन, एंड दिस मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। समझ में आया? तो अब यहां पे अगर आपका सब क्वेश्चन बनेगा कि प्रूव द इलेक्शंस इन इंडिया आर ब्लेस्ड विद पॉपुलर पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन देखो, शब्द बदल जाएंगे, मैंने जैसे शब्द बोला ऐसे शब्द नहीं आएंगे, घुमा के दे देंगे शब्द, लेकिन एसेंस तो पकड़ ली ना आपने कि आपको अगर ये प्रूफ करना है कि पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इंडियन इलेक्शंस में, वो कैसे करोगे? तो आप ये सारे पॉइंट लिखोगे कि वोटर्स टर्नआउट फिगर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। वोटर्स टर्नआउट फिगर के बाद में जैसे आप एक पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि जो सोसाइटी का डाउन टोडन सेक्शन है उसका टर्नआउट और ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि दे बिलीव कि उनकी सिचुएशन सुधारी जा सकती है, ठीक है। और फिर जैसे अगर आप देखेंगे क्या कि जो प्रपोर्शन, ये वाली जो पार्ट था कि कॉमन पीपल जो है दे अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द इलेक्शन बिकॉज दे बिलीव देयर वोट मैटर्स, ठीक है। उसी के साथ साथ आप जैसे देखेंगे तो एंगेजमेंट जो है लोगों का, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, वो भी बढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर 7वां वोटर जो है वन आउट ऑफ एवरी 7 वोटर इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये हो गया। तो ये दो चीजें हो गई, मतलब आपने एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के एग्जांपल से देखा कि हाँ इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है, दूसरा आपने पॉपुलर पार्टिसिपेशन की मदद से देखा कि हाँ इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। तीसरी चीज जो है, जो इंडिया के इलेक्शंस का डेमोक्रेटिक होने का सबूत देती है, चिल्ला चिल्ला कर सबूत देती है, वो क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। मतलब इलेक्शन हुए, लोगों ने पूरा एडी चोटी का जोर लगाया, अब लेकिन जो भी निर्णय आता है ना तो हाथ जोड़ के एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ ठीक है निर्णय आया, हार गए तो अगली बार प्रयास करेंगे, जीत गए तो फिर पटाखे फोड़ेंगे, ठीक है। तो पीपल एक्सेप्ट द वर्डिक्ट, ठीक है। फाइनल टेस्ट इज आउटकम इटसेल्फ, ठीक है। व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? तो द फाइनल टेस्ट ऑफ इंडियन इलेक्शंस बीइंग डेमोक्रेटिक और नॉट इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शन इटसेल्फ। जो इलेक्शन का आउटकम निकल के आया वही ये प्रूव कर रहा है कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है। जैसे द आउटकम ऑफ इंडियाज इलेक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल क्या है कि जो आउटकम निकल के आया तो वो रूलिंग पार्टी जो है, ठीक है, रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। इसका मतलब क्या है कि अगर डेमोक्रेटिक नहीं होते तो जो पावर में है वो कभी हारता ही नहीं, लेकिन जो पावर में है, जो कुर्सी पे बैठा है, उसकी कुर्सी जाती है, दूसरे लोग कुर्सी पे आते हैं, और जो दूसरे लोग आए वो भी जाएंगे और तीसरा लोग भी आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज, ठीक है, इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, एंड दिस इज द आउटकम इटसेल्फ स्पीकिंग फॉर द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द इंडियन इलेक्शन। तेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये भावनाओं में बह जाते हैं। अब क्या हो रहा है, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये आउटकम अपने आप में बोल रहा है कि हाँ डेमोक्रेटिक है चीजें, तभी तो जो पावर में वो हार रहा है। नहीं तो मैक्सिको जैसी कहानी रहती है कि पीआरआई पार्टी हारी नहीं है, 90 सालों से 70 सालों से पावर में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करवा रही थी। आया समझ में? अगली चीज क्या है, इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूज एन इलेक्शन। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएस लूज इलेक्शन। देखो ये प्रूव कर रहा है उस चीज को कि आउटकम कितना डेमोक्रेटिक है। यूएसए में क्या होता है, यूएसए तो जो हम क्या कह रहे हैं वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें लेकिन ऐसा होता है कि जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, मतलब एक बार आप पावर में आ गए हो तो अगली बार आप हारोगे इसकी पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। रेयरली लूजेस एन इलेक्शन, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है कि कोई भी प्रेसिडेंट जो है 2 टर्म से ज्यादा नहीं बन सकता,
क्योंकि वहां पे ऐसा होता है कि एक बार बन गए तो बनते ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं 2 टर्म से ज्यादा नहीं रख सकते हो। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में इलेक्शंस का आउटकम जो है, ठीक है, वो ये है कि आज जितने लोग जीत के गए ना, अगले चुनाव में उनमें से आधे घर बैठ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिनने काम नहीं किया उनको हटा दिया, ठीक है। तो इस तरह से इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव rarely loses an election. In India, about half of sitting MPs or MLAs lose elections. ठीक है, so this is one of the acceptance या फिर कह सकते हैं election outcome which proves कि elections in India are democratic. समझ में आई? फिर क्या है? Candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. तो no doubt money and muscle power होता है। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे लास्ट वाला पार्ट, जिसमें मैं आपको दूंगा कुछ चैलेंजेस भी है। लेकिन अब जैसे यहाँ पे मतलब होप ऑफ फ्रेज क्या है, देखो कि ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने बहुत पैसा, पानी की तरह पैसा बहा दिया। ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने बहुत क्या है, दादा भाई टाइप से है, ठीक है, वो वहां के क्या है, बल्लम है बहुत, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन क्या हो रहा है, वो भी चुनाव हारते हैं। उन्होंने वोट्स खरीदे हो, पैसा झोंक दिया हो, पावर लगा दी हो, उसके बावजूद भी चुनाव हार जाते हैं। मतलब क्या है कि लोग देख रहे हैं, ठीक है, जनता सब जानती है, तो ये जनता सब जानती है, तो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले लोग भी इलेक्शंस हारते हैं। इसका मतलब क्या है कि पीपल बिलीव इन गुड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो देयर आर रेज ऑफ होप। तो ये चीज दर्शाती है कि हाँ, इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। फिर क्या है, बैरिंग फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by a defeated party. तो जो पार्टी हारती भी है ना, तो कभी कभी डिस्प्यूट होते हैं, पार्टी आवाज उठाती है क्या कि इन्होंने कुछ गलत किया है, लेकिन कुछ ही डिस्प्यूट्स होते हैं ऐसे। इसके अलावा इन जनरल बाय एंड लार्ज अगर देखोगे तो जो भी जनमत आता है उस जनमत को हाथ जोड़ के एक्सेप्ट किया जाता है कि हाँ, हम मानते हैं कि इस बार हमारी हार हुई, कमी रही, बेहतर करेंगे, अगली बार आएंगे। डिफीटेड पार्टी इस तरह से एक्सेप्ट करती है इलेक्शन आउटकम को, ठीक है। अब देखो क्या है, व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक? इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, पॉपुलर पार्टिसिपेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। 3 टॉपिक थे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना क्या? तो व्हाट मेक्स, ठीक है, पीला कलर ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो व्हाट मेक्स इलेक्शन, रुक क्यों गया ये, ठीक है, वो भी इतने देर से चल रहा है, मुझे लग रहा है बीमारी हो गया है, ठीक है। आई डोंट नो वो कैसे जाएगा क्या, तो अभी हटा ही देते हैं, मतलब मैं मुंह से बता देता हूं आपको, जाएगा भी नहीं ऐसे, चलो ठीक है, सुन लो आप, ठीक। तो अब यहाँ पे जो पार्ट है समझने वाला वो क्या है, वो ये है कि व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। तो आपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को देखा, दूसरी चीज क्या देखी आपने, दूसरी चीज आपने देखी पॉपुलर पार्टिसिपेशन, और तीसरी चीज आपने देखी एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम। ये तीनों चीजें अपने आप में प्रूफ करती है कि हाँ, इंडिया में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक है। ये एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा अगर इसमें सब टॉपिक में आ जाएगा ऐसा कि व्हाट द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम इन इंडिया मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, एक्सप्लेन हाउ। तो फिर आप ये पॉइंट लिखेंगे कि कैसे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम जो है वो डेमोक्रेटिक बनाता है इलेक्शंस को। तो फिर आप ये पॉइंट लिखेंगे कि रूलिंग पार्टी हारती है, ठीक है, इनकम्बेंट्स जो है वो यूएसए में चेंज नहीं होते, लेकिन इंडिया में हाफ ऑफ द एमपीज एमएलए जो एक बार इलेक्ट होकर अगली बार दिखते ही नहीं है पार्लियामेंट में, ठीक है। कैंडिडेट्स जो है मनी मसल पावर का इस्तेमाल करके वोट खरीद जरूर लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जीतेंगे ही जीतेंगे, ठीक है। और कुछ बैरिंग द फ्यू डिस्प्यूट्स, ठीक है, जो पीपल्स वर्डिक्ट होता है उसे डिफीटेड पार्टी हाथ जोड़ के एक्सेप्ट करती है। तो ये सारी चीजें क्या करती है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है। यार आई थिंक दिस इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, कुछ करते हैं, रुको जरा उसका। चलो लेक्चर हमारा खत्म ही होने वाला है, फिर उसको बाद में लेक्चर के बाद ही समझूंगा मैं क्या चीज है, ठीक। अब क्या है, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या है, अब आप टॉपिक को समझो, आपने सब देख लिया, मतलब प्रोसेस, बहुत अच्छा चैप्टर था ना ये, पूरी प्रोसेस समझी, इलेक्टोरल प्रोसेस, उसके पहले फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड समझा उसका, फिर आपने क्या करा आगे, फिर आगे आपने जैसे ये देख लिया कि मतलब इंडिया में इलेक्शन डेमोक्रेटिक है या नहीं है, तो है, पॉपुलर पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंट इलेक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, सारी चीजें थी। अब लेकिन इन सारी समस्याओं के ऊपर जाके अगर आप देखोगे, इन सारी समस्याओं के ऊपर जाके अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या देखने को मिलेगी कि कुछ चैलेंजेस भी हैं, लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस आर, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट एक बनता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस और चैलेंजेस व्हिच इंडियन इलेक्शंस फेस। तो यहाँ पे ये क्या है कि कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री। मतलब जरूरी नहीं कि पैसे से, पावर से आप जीत जाओगे, लेकिन ये एक चैलेंज है, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज, ठीक है। तो स्मॉल पार्टीज के पास क्योंकि पावर पैसा कम रहता है, तो अनफेयर एडवांटेज तो बिग पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी एंड पावर
एंजॉयज ओवर द स्मॉल पार्टीज। ठीक है, एक चैलेंज है कि छोटी पार्टीज दबी रहती हैं। ठीक, मतलब कोई भी, मतलब एक बहुत अच्छी वो ध्यान आ गई मुझे, मतलब एक स्टोरी टाइप से बताता हूं मैं आपको कि कोई भी बीज या पेड़ जो है ना, मतलब कोई भी बीज जो रहता है वो खराब नहीं रहता है, लेकिन कभी कभी वो ग्रो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसके बाजू में बहुत बड़ा पेड़ होता है और उसकी छाया में उसको ग्रो नहीं करने देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभिषेक बच्चन जो है, तो अभिषेक बच्चन इज नॉट अ बैड एक्टर, लेकिन उन्हें हमेशा कंपेयर अमिताभ बच्चन से किया जाएगा तो अभिषेक बच्चन हमेशा अमिताभ बच्चन की छाया में छोटे ही लगेंगे। इस कारण से क्या है, उनकी ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी। तो वैसे ही स्मॉल पार्टीज जो रहती है जरूरी नहीं कि खराब हो, लेकिन बड़ी पार्टीज के पास में जो मनी और मसल पावर रहती है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण वो अनफेयर एडवांटेजेस ले जाती है ओवर स्मॉल पार्टीज। समझ में आया पॉइंट? ठीक है, ठीक है। तो ये एक चैलेंज हो गया। 1 2 3 4 5 चैलेंज है, 5 चैलेंज सीधे एग्जाम में लिख के आना है आपको। Candidates with criminal connections have been able to push others out of electoral race to secure a ticket। ठीक है, तो candidates with criminal connections have been able to push others out of electoral race to secure a ticket। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, क्रिमिनल कनेक्शन है वैसे ही कट्टा लेके घूमते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो एबल और जेन्युइन कैंडिडेट है लेकिन भोले भाले उनको रेस से बाहर ऐसे निकाल देते हैं। तो क्रिमिनल कनेक्शन, क्रिमिनल मतलब मसल पावर का इस्तेमाल देखने को मिल रहा है आपको, ये एक चैलेंज होता है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को देखोगे तो पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव ऐसे कम लगती है, ऐसा लगता है कि फैमिली बिजनेस चल रहा है, नेपोटिज्म है। नाम अपने अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना आप। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जहां पे चाचा, ठीक है, भाई बेटा भतीजा, पापा मम्मी भाई बहन बीवी बच्चे, ठीक है, सब उसी पॉलिटिकल पार्टी में और सब मिलके पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देश एक परिवार चला रहा है। डायनेस्टिक सक्सेशन होता है। 10th में फिर पढ़ोगे, पता है ये जो टॉपिक है ना, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो ये आप 10th में और पढ़ोगे। तो एक चैलेंज क्या हो गया कि आपको इलेक्शन में ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं फैमिलीज डोमिनेट कर जाती है पूरे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे, इलेक्टोरल प्रोसेस पे। ठीक है, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन, पार्टीज हैव नो मेजर डिफरेंसेस। अब मतलब ऐसा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कैसी है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज चोर है तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज लुटेरी है। ठीक है, तो जो आम जनता है उनको तो ऐसा लगता है कि इन्हें चूज करें, इन्हें चूज करें, स्थिति वही रहना है, स्थिति वही रहना है। तो इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू द ऑर्डिनरी सिटीजन, दिस इज वन ऑफ द चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगला चैलेंज क्या है, स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। वही वाली बात है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और छोटे पार्टीज जो है तो वो बड़े पार्टीज के सामने वो छाया में दब जाते हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आई होप आपको चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया है। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, पूर्ण होते देते हैं। सो हाँ, अभी जाना मत, सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर के नोट्स चाहिए ऐसे कैसे, ये पूरा पीडीएफ क्या करना है, फ्री में मिल जाएंगे आपको। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लेक्चर जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लेक्चर्स के बाद में आप ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी कि क्या आने वाला है, क्या आ गया है, कब कौन सा लेक्चर है। ठीक है, ये एक एडवांटेज हो गया। फिर दूसरी चीज क्या है, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों? क्योंकि यहां पे जैसे स्पेशल क्लास होगी। अब स्पेशल क्लास क्या होती है, तो ऐप पर एक स्पेशल क्लास होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जहां पे हम अच्छे से इंटरैक्ट कर पाएंगे 1 to 1। आप सवाल पूछ पाओगे, आपके चैट मैसेजेस जो है वो वहीं के वहीं दिखते जाएंगे मुझे। ठीक है, तो ये स्पेशल क्लास मैंने कल प्लान करी है। और कल प्लान करी मतलब क्या है कि कल रात 8 बजे, मतलब जैसे आज जो वीडियो देख रहे हैं, आज आपने वीडियो देखा, आज तारीख कितनी है, 4। ठीक है, तो 5 तारीख के दिन आपको क्या मिलेगा, रात को 8 बजे, मतलब जिस दिन आपको वन शॉट मिल रहा है उसके अगले दिन मैं आपको एक स्पेशल क्लास रखूंगा, डाउट सॉल्विंग। ठीक है, तो डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और इस लेक्चर के बाद में भी ऐप पे क्या रहते हैं, ओपन हाउस सेशंस रहते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको सारे फीचर्स जो है समझ में आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग और ये सब कुछ फ्री है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। आपको सिर्फ सिंपल एक कोड इस्तेमाल करना है, DIGRAJ। किधर लिखा है, क्या ये लिखा है, ठीक है, वो पेन ही हमारा चलना बंद हो गया। तो ये सारे फीचर्स ऐप डाउनलोड करके आप एक्सप्लोर करोगे। जैसे कल स्पेशल क्लास भी हमारी, आज ओपन हाउस सेशन भी है, तो इसके लिए सिंपल कोड इस्तेमाल करना है, DIGRAJ। ठीक है, DIGRAJ, इस कोड से आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। चैप्टर हुआ हमारा यहाँ पे खत्म। मैं ये उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज समझ में आई है। कैसा लगा चैप्टर, मजा आया नहीं आया? ठीक है, जो लोग बाद में देख रहे हैं 2x पे देखो, समय बचाओ, आपके समय से कीमती और कुछ नहीं है। हमारा काम यहाँ पे खत्म होता है, ये चैप्टर हो गया। एक और लेक्चर में मिलेंगे अगले उसके साथ में, क्या अगले चैप्टर के साथ में। अभी साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।